Good afternoon. So we'll start with our today's lecture. In last lecture we were Good discussing about afternoon. good afternoon. In last lecture we were discussing about GUI. तो वही सेम जो टॉपिक्स है हम लोगों के उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे. फर्स्ट थिंग लेट मी नो, मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, आपको विजिबल है? इज इट विजिबल गाइस? Yes, sir. Yes, sir, it's visible. ओके ओके ठीक है. सो देखो, वी वर टॉकिंग अबाउट द गोल्डन रूल्स. गोल्डन रूल्स का मतलब क्या है? जो भी आपके यूजर कंट्रोल्स है, इट शुड बी प्लेस एट सम पॉइंट जहाँ पे आप अननेसेसरीली यूजर्स को तकलीफ ना दो, अननेसेसरीली उसके पास वर्क नहीं होना चाहिए. मतलब इफ समथिंग कैन हैपन इन 3 क्लिक्स, देन वहाँ पे 4 क्लिक्स नहीं होने चाहिए. देन सेम वे अगर आप देखेंगे लाइक कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, तो वहाँ पे आप एडिट टेक्स्ट पे जाके स्पेलिंग चेक करने से बेटर है कि आप नीचे डॉटेड राइट लाइन बताओगे, आई कैन जस्ट राइट क्लिक ऑन इट और वो ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा. या फिर देखो, गूगल प्रोवाइड्स यू अ वे जहाँ पे आप अगर कोई रॉन्ग स्पेलिंग अगर लिखते हो, वो ऑटो करेक्ट कर देता है उसको. तो वहाँ पे आपको जाके कहीं पे एडिट टेक्स्ट और स्पेल चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है. गेटिंग? सो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था लाइक आपके पास अगर कोई यहाँ पे एज यू कैन सी कि हम लोगों के पास कोई फंक्शंस जो है दैट वी कैन परफॉर्म यूजिंग कीबोर्ड कमांड्स, माउस एज वेल एज वॉइस रिकग्निशन. सो 3 ways आर प्रोवाइडेड देयर. सो उसमें से अभी विच एवर इज बेस्ट सुटेबल फॉर यू, यू कैन यूज दैट वन, है ना? तो स्टार्टिंग में जब अगर हम लोग GUI की बात कर रहे थे, तो वहां पे क्या था कि वी वर टॉकिंग अबाउट ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू जहाँ पे आपके कोई फंक्शंस जो है ना, वो या तो वी कैन से कि या तो कीबोर्ड से परफॉर्म हो रहे थे, या रेयरली कोई फंक्शंस आपके माउस से परफॉर्म हो रहे थे. वॉइस रिकग्निशन सिस्टम था ही नहीं. वॉइस रिकग्निशन पे अभी हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि व्हेन वी हैव अ ब्लूटूथ हेडफोन्स, इफ़ वी आर ड्राइविंग अ कार, या फिर आपके पास एक स्मार्ट वॉच है, तो वो टाइम पे वी कैन नॉट एक्सपेक्ट पीपल टू जस्ट यूज एनी माउस और सिंपल मोबाइल फंक्शंस. और आज के टाइम पे देखो, हम लोग कोई एक फंक्शंस अगर आप प्रोवाइड करोगे, तो आपको वो कंप्यूटर बेसिस के ऊपर नहीं देखना है. वी ऑल्सो सपोज टू रिकग्नाइज कि वहाँ पे वी माइट बी हैविंग सम फंक्शंस जो मोबाइल पे वर्क करेंगे. तो इसके लिए वॉइस रिकग्निशन आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है. सो प्रोवाइड समथिंग जहाँ पे एक या दो वॉइस कमांड से आई कैन परफॉर्म सम टास्क. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव अ गूगल असिस्टेंट इन आवर फोन, तो वहाँ पे क्या होगा, अगर लास्ट टाइम मैंने जोमेटो से कोई फूड ऑर्डर किया था, आई कैन जस्ट सिंपली से रिपीट माई लास्ट ऑर्डर फ्रॉम जोमेटो. तो वो क्या करेगा, इट विल रिपीट द सेम ऑर्डर, है ना? सो यहाँ पे अनइंटरप्टेड सीक्वेंस ऑफ इक्वेशंस होता है. आपको अगर कहीं पे अगर कुछ मिस्टेक अगर हुआ है, सो वी शुड बी हैविंग एन अंडू ऑप्शन एंड रीडू ऑप्शन. जो यहाँ पे अभी आपको ये देखो, यहाँ से भी ऑप्शन से अवेलेबल है, यहाँ से भी अवेलेबल है. आई कैन डू इट फ्रॉम कंट्रोल Z एज वेल. सो मल्टीपल एट मल्टीपल प्लेसेस द सेम ऑप्शंस आर अवेलेबल. और ये जो ऊपर क्विक एक्सेस है, इसको हम लोग कस्टमाइज भी कर सकते हैं. लाइक अभी आपको यहाँ पे क्या दिया है, सेव ऑप्शन दिया है, अंडू ऑप्शन दिया है, रिफ्रेश ऑप्शन दिया है, सर्च ऑप्शन दिया है. बट अगर इसको चाहिए तो मैं कस्टमाइज भी कर सकता हूँ एज पर आर विश. सो स्ट्रीमलाइन इंटरेक्शंस एज स्किल लेवल्स एडवांस एंड अलाउ द इंटरेक्शन टू बी कस्टमाइज. टेक्निकल इंटरनल्स चीज़ें जो है वो हाइड करो फ्रॉम द कैजुअल यूजर. सिर्फ जो सिंपल चीज़ है, जो यूजर को समझ में आए, वही सिर्फ सामने बताओ. डिजाइन फॉर अ डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द ऑब्जेक्ट दैट अपीयर्स ऑन द स्क्रीन. नाउ एज यू कैन सी कि हम लोग के पास जो ऊपर ऑप्शंस दिए रहते हैं, जो एक मेन्यू दिया रहता है, उसको भी हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं. सो इन स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर और द सॉफ्टवेयर विच वी आर डेवलपिंग, यहाँ पे हम लोग उसको भी कस्टमाइज कर सकते हैं. सो जो सर्टेन चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है, और उसके लिए जो शॉर्टकट्स आपको बनाने हैं, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, वो कमांड्स भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. एंड उसके बेस के ऊपर आपको यहाँ पे कस्टमाइज रिबन या कस्टमाइज ऑप्शंस मिलेंगे. देन यूजर मेमोरी रिड्यूस कर दो. मतलब कोई एक ऑप्शंस, कोई एक फंक्शंस अगर यूजर बार बार यूज कर रहा है, तो उसको डिफॉल्ट ऑप्शंस में डाल दो, सो दैट उसको ज़्यादा वहाँ पे सर्च ना करना पड़े. लाइक इन MS ऑफिस, सॉरी इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, आप देखो कि अगर कोई फाइल्स, कोई फोल्डर्स अगर मैं बार बार एक्सेस कर रहा हूँ, तो क्विक एक्सेस में आपको डायरेक्ट वहाँ पे दिख जाएगा. या फिर मोस्ट यूज्ड ऑप्शंस में आपको आ जाएगा. इफ आई कॉन्टेक्ट समवन फ्रॉम माय मोबाइल, सो वो भी आपको वहाँ पे दिख जाएगा. और
नेक्स्ट जो होता है कि अगर मैं सपोज अमेजोन से अगर शॉपिंग कर रहा हूँ, तो अगर मैं बहुत फ्रीक्वेंट शॉपिंग कर रहा हूँ और एवरी टाइम मैं कोई एक कार्ड जो है वो एंटर करता हूँ उसके डिटेल्स फॉर द पेमेंट पर्पज, सो अगेन इट कैन सेव माई कार्ड डिटेल सो दैट बार बार मुझे वो सेम डिटेल्स एंटर ना करना पड़े. सो नाउ आई ओनली सपोज टू रिमेंबर सीवीवी एंड ओटीपी, वो हम लोग सेव नहीं कर सकते फॉर सिक्योरिटी रीजंस. सो वो आपका यूजर्स मेमोरी लोड रिड्यूस करने वाला बात हो गया. देन सेम वे अगर मैं गूगल पे से लास्ट टाइम अगर मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया था, तो इस बार जैसे ही बिल जनरेट होगा ना, गूगल पे विल रिमाइंड मी. मोबाइल बिल इट विल रिमाइंड मी, गैस बिल्स इट विल रिमाइंड मी. सो ये आपका मेमोरी लोड रिड्यूस करने वाला पॉइंट हो गया. सो आपका एक वर्किंग मेमोरी होता है, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होता है. अब लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर मुझे कुछ डिफॉल्ट फंक्शंस पता है कि ओके ऐसा कुछ होगा, लेकिन वर्किंग मेमोरी में आपके पास अभी के टाइम पे जो ऑप्शंस आपको सबसे ज़्यादा काम के है वो यहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए. अब लॉन्ग टर्म मेमोरी आई कैन वर्क विद एम एस ऑफिस, ठीक है, आई कैन वर्क विद पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल, एवरीथिंग. लेकिन वर्किंग मेमोरी का मतलब है कि अभी वो जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसमें कोई स्पेसिफिक फंक्शंस ही मुझे ज़रूरी है, तो उसको आप कैसे स्मूथ वे में कम एफर्ट से यूज़ कर सकते हो उसका आप ऑप्शन दो यहाँ पे. तो यहाँ पे क्या बोला है, रिड्यूस शॉर्ट टर्म मेमोरी लोड, और उसके लिए हम लोग यहाँ पे अलग अलग आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं कि हम लोग यहाँ पे रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं, एनालिसिस बता सकते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें रहेंगे. सो आपको यहाँ पे वो सेम ऑप्शन दिए, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग. सो अब देखो यहाँ पे आपको फर्स्ट फॉर्मेट क्या दिया है, रिड्यूस द शॉर्ट टर्म मेमोरी लोड. जैसे अगर मैं चेकआउट पे जाऊंगा तो यहाँ पे वो बाय डिफॉल्ट मुझे एड्रेस बता देगा, मुझे हर बार एड्रेस एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा जो डिफॉल्ट एड्रेस रहेगा वो, एंड डिफॉल्ट पेमेंट मेथड जो रहेगा वो बता देगा. सो ये आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी लोड कम करने वाला पॉइंट हो गया. देन मेक द इंटरफेस कंसिस्टेंट. अब देखो यहाँ पे आप जीमेल में अगर आप देखोगे, सो यहाँ पे उसने इंटरफेस कंसिस्टेंट रखा है, मतलब स्टार्टिंग में भी आपको जो पैटर्न में ईमेल्स दिख रहे थे अभी भी वही पैटर्न में दिख रहा है, लेकिन उसको हम लोगों ने अभी डिवाइड कर दिया. ठीक है, इंपॉर्टेंट या प्राइमरी ईमेल्स जिसको हम लोग यहाँ पे अपडेट्स बोल रहे हैं, जिसको मैं अलग कलर में लेबल कर रहा हूँ, प्रमोशनल ईमेल इसको अलग कलर में लेबल कर रहा हूँ, और सोशल ईमेल इसको मैं अलग कलर में लेबल कर रहा हूँ. सो दिस आर द लीस्ट इंपॉर्टेंट वन, ये सेकेंड प्रायोरिटी पे आएगा, एंड दिस कम्स एट द फर्स्ट प्रायोरिटी. तो मेरे कुछ काम के प्रोफेशनल ईमेल्स जो भी रहेंगे, ऑफिस या वर्क स्पेसिफिक ईमेल्स रहेंगे, वो सबका हम लोगों ने यहाँ पे कलर और ये सेग्रीगेशन दिया है. तो जीमेल में देखो आज के टाइम पे ऐसे 3 सेग्रीगेशन रहते हैं, बराबर है. यहाँ पे आपके अपडेट्स या प्राइमरी ईमेल वी कैन से. देन सेकेंड कॉलम जो होगा वो आपका आएगा प्रमोशन ईमेल या प्रमोशंस लिखा हुआ, एंड थर्ड कॉलम जो आएगा, सॉरी यहाँ पे ये सोशल वाला आएगा, एंड थर्ड कॉलम विल बी प्रमोशनल वन. सो आपको यहाँ पे जो ईमेल्स दिखेंगे ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो जब कभी आप इनबॉक्स में आएंगे तो ये वाले ईमेल सबसे पहले दिखेंगे. दिस ईमेल यू कैन हैव ए लुक, आप क्लिक करके, एंड ये वाले ईमेल पे भी यू कैन जस्ट व्यू इट बाय क्लिकिंग ऑन दिस टैब. तो 3 अलग अलग टैब आपको ईमेल जो है वो सेम वे में विजिबल है, बराबर है. और उसके साथ देखो यहाँ पे गूगल हैंगआउट मिलता है आपको, तो उसने अपने लेआउट में कहीं पे चेंज नहीं किया है, बट एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपको यहाँ पे उसने ऑप्शंस दे दिए साइड में, और गूगल मीट जो है उसके ऑप्शंस भी आपको दे दिए, मतलब आप डायरेक्टली गूगल मीट यूज करके आपके ईमेल अकाउंट में जो भी यूजर्स है उनके साथ में मीटिंग भी कर सकते हो. देन उसके साथ में आपको साइड में ही गूगल कैलेंडर दिया है. अब देखो ये जो भी कुछ चीजें है ना वो कहीं कहीं यहाँ पे दिया है, कोई यहाँ पे दिया है. सो मेन जो आपका एरिया है यहाँ पे सेंटर ऑफ एरिया जो है वहां पे ईमेल्स ही दिए है, वहां पे कोई चेंजेस नहीं किए. तो डिजाइन रिमेन्स कंसिस्टेंट, और उसके बाद सर्टेन चेंजेस उन्होंने अप्लाई किया, अपडेट्स किए. सो आपको जरा भी यूज करने में तकलीफ नहीं होगा, जो वे में पहले वर्क कर रहा था वैसे ही अभी भी वर्क कर रहा है. तो आपने पहले भी अगर ईमेल यूज किए रहेंगे तो अभी भी आपको सेम ऑप्शंस ही मिलेंगे, बट विद सम एडवांस फंक्शनैलिटीज. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि सर्टन कंसिस्टेंट वे प्रोवाइड करने का मतलब क्या है, एज यू कैन सी दिस इज एम एस वर्ड. अब एम एस वर्ड में इफ यू नोटिस दिस मेन्यू, यहाँ पे मेरे पास होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग सब है. देन यहाँ पे आप टेक्स्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं, वो वाले ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं. सो देखो यहाँ पे ना आपको लेफ्ट अलाइन करना है, सेंटर में, राइट अलाइन, या एग्जैक्ट सब कुछ मिडल में ही देना है, वो सब दिया हुआ है. टेक्स्ट साइज, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, कलर चेंज करो, सुपर टेक्स्ट, सबस्क्रिप्ट, ये सब यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं. और यही सेम ऑप्शन अब अगर मैं एम एस एक्सेल अगर चेक करूंगा, यहाँ पे देखो
तो आपको ऑलमोस्ट सेम वे में ही दिखेगा। कुछ यूनिक फंक्शंस रहेंगे विच आर यूनिक टू MS एक्सेल, वही सिर्फ यहाँ पे अलग है। बाकी के अगर आप देखेंगे फंक्शंस रिमेन्स द सेम, लाइक 50% फंक्शन रिमेन्स द सेम फॉर बोथ दिस, ठीक है। 50% function remains the same for both these things. So that means if I'm working with MS Word, then I can easily work with MS Excel as well. ये आपका benefit हो गया. And at same point of time, I can work with MS PowerPoint as well, क्योंकि MS PowerPoint में भी 50% function remains the same. तो ये आपका design consistent हुआ. 3 अलग applications है, लेकिन उनके जो कॉमन फंक्शंस है दैट रिमेन्स द सेम। सो ये आपका समरी हो गया GUI का। देन डिजाइन इंटरफेस एनालिसिस क्या होना चाहिए, ये बेसिक है, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अफोर्डेबल होना चाहिए, है ना, अफोर्डेंस होना चाहिए, मतलब परसीव प्रॉपर्टीज ऑफ एन आर्टिफैक्ट दैट डिटरमाइंस हाउ इट कैन बी यूज्ड। फॉर एग्जांपल एग्जैक्टली कहाँ पे आपके बटन्स विजिबल होने चाहिए, कहाँ पे आपको टाइम स्लॉट्स या कुछ बताना है, कुछ फिजिकल कंडीशंस, कल्चरल कंस्ट्रेंट्स। लाइक आप देखो कि अगर हम लोग जो प्लेस पे यूट्यूब बताएंगे या जो प्लेस पे हम लोग फेसबुक बताएंगे, सो वहाँ के कल्चर के हिसाब से कुछ चीज़ आपको बताना है, कुछ चीज़ हाइड करना है ना, ये आपको करना है। देन कंसेप्चुअल मॉडल्स, अगेन अंडरस्टैंड द सिस्टम, प्रेडिक्ट द इफेक्ट एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट। मतलब आपका सिस्टम्स जो है वो इतना सिंपल होना चाहिए, वन कैन इजीली अंडरस्टैंड, दे कैन इजीली प्रेडिक्ट द इफेक्ट, एंड अगर आप आउटपुट बता रहे हैं तो भी उनको इजीली समझ में आना चाहिए। लाइक वी हैव ATM मशीन, सो आई कैन इजीली अंडरस्टैंड कि ओके आपको एक स्लॉट दिया है जहाँ पे आई सपोज टू इंसर्ट माई डेबिट कार्ड। देन उसके आगे आपको यहाँ पे प्रेडिक्ट द इफेक्ट एंड एक्शन, तो आपको यहाँ पे आपको वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा वेदर यू कैन विड्रॉ योर मनी और यू कैन चेक और चेंज योर पिन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और वो जो भी मैं एक्शन करूंगा उसका फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है वो भी आई कैन इजीली इंटरप्रेट। मैपिंग relation between the controls and their effect on the system. Visibility, the system shows you the conceptual model by showing its state and action that can be taken, and feedback, that is the user actions. So these are few basic points जो आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट अगर आप देखेंगे इंट्रोडक्शन में क्या दिया है, वी हैव फर्स्ट इज द यूजर मॉडल। तो यूजर मॉडल में आपको क्या बोला है, देयर माइट बी चांसेस कि कोई आप जो यूजर को अपना सिस्टम यूज करने दे रहे हैं, तो आपको फर्स्ट वेरीफाई करना है उनका एज, जेंडर, फिजिकल एबिलिटी क्या है। वी माइट बी हैविंग सम यूजर्स विच आर डिफरेंटली एबल्ड, जो फिजिकली आपके सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सकते, तो अगर वो वॉइस असिस्टेंट से करने की ट्राई कर रहे हैं तो दैट शुड बी एक्सेसिबल टू देम। देन एजुकेशनल लेवल्स अगर उनका नहीं है ज़्यादा, कल्चर वाइज देखो, एथनिसिटी वाइज उनका बैकग्राउंड क्या है, कौन से टाइप के फीचर्स या फंक्शंस कौन से वे में उनको सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है ना। देन यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपके पास एक सिमेंटिक नॉलेज ऑफ द यूजर्स रहेंगे, सिंटैक्टिक यूजर्स रहेंगे, एक सिमेंटिक नॉलेज वाले यूजर्स रहेंगे। लाइक कैटेगरी ऑफ यूजर्स कौन से रहेंगे, एकदम न्यू यूजर्स रहेंगे आपके, ठीक है, जिन्होंने पहले कभी आपका सिस्टम यूज नहीं किया है। सो दिस पीपल शुड बी एबल टू यूज योर सिस्टम, दैट्स फर्स्ट पॉइंट। देन सेकेंड, एक यूजर्स रहेंगे जो कभी कभी आपका सिस्टम यूज कर रहा है, तो अगर मैं 3 मंथ्स के बाद अगर आपके सिस्टम पे आ रहा हूं, देन आई शुड बी एबल टू रिकॉल मोस्ट ऑफ द थिंग्स, इतना सिंपल वे में चीजें देनी चाहिए। और एक रहेंगे जो फ्रीक्वेंट यूजर्स रहेंगे, जो डेली बेस पे या ऑल्टरनेट बेस पे आपका सिस्टम या सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं फॉर देयर प्रोफेशनल वर्क। तो ये जो है ना, ये मेन शॉर्टकट्स यूज करेंगे, इनको आपके सिस्टम का इन एंड आउट पता रहेगा। सो इनके लिए मोस्ट ऑफ शॉर्टकट्स दे विल लुक फॉर, है ना, अपने ऑपरेशन सिंपल करने के लिए। इनके पास तो जो आपने इंटरफेस प्रोवाइड किया है वही ये यूज करेंगे, इनको ज्यादा शॉर्टकट्स पता नहीं रहेगा। एंड न्यू यूजर्स, आप जो यूजर इंटरफेस जितना सिंपल देंगे उतना न्यू यूजर्स को आपका सिस्टम यूज करने में हेल्प होगा। सो मेन गोल जो हम लोगों का होता है वो न्यू यूजर को कभी कभी विजिट करने वाला यूजर बनाओ, और कभी कभी विजिट करने वाले यूजर को
परमानेंट या फ्रीक्वेंट यूजर बनाओ। अगर आप ये कर सकते हो तो आपका सिस्टम या सॉफ्टवेयर जो है वो सक्सेस होगा, और यही मोस्ट ऑफ वेबसाइट्स या सॉफ्टवेयर्स करने का ट्राई कर रहा है। तो अगर देखो कि अगर मैं न्यू यूजर हूँ गूगल पे, ठीक है, सो मैंने एक बार सपोज यहाँ पे बिल पे किया, नेक्स्ट टाइम वापस अगर कोई मुझे बोलेगा तो कभी कभी आई विल अगेन पे माई बिल हियर, और आई विल मेक सम पेमेंट्स टू समवन। अब उसके आगे क्या होगा, फ्रीक्वेंट यूजर्स। अब मैंने किसी को पेमेंट किया कि एक बार एक दो बार बिल पे किया, अब गूगल पे जो है वो आपको ऑप्शंस दे रहा है। आपको कभी कभी कोई ना कोई यहाँ पे ऑफर्स मिलेंगे, आपने कोई एक पे किया तो उसके ऊपर 10 रुपीज, 20 रुपीज, 50 रुपीज आपको वापस रिफंड मिल रहा है, कोई ऑफर्स आ रहा है आपके पास, ठीक है। प्लस आपको बिल रिमाइंडर प्रोवाइड करेगा ये। तो अगर मैंने एक बार इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर पे किया है तो नेक्स्ट टाइम जब भी मेरा बिल जनरेट होगा ये ऑटोमेटिकली मुझे रिमाइंड करेगा। सो क्या हो गया, जो मैं कभी कभी यूज कर रहा था गूगल पे, नाउ आई बिकेम द फ्रीक्वेंट यूजर ऑफ गूगल पे। गेटिंग, ये बेनिफिट होता है नाउ। Yes, sir. Get या after this next point what we have is Norman's 7 stages of action that explains how people do the things। like एक फॉर्मल गोल बनाएंगे, इंटेंशन बताएंगे कि जो भी अगर यूजर्स आपके पास आ रहे हैं उनका मेन इंटेंशन क्या है, स्पेसिफाइज द एक्शन, एग्जीक्यूट द एक्शन, ये हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो डिजाइन मॉडल अगर आप देखेंगे फर्स्ट, तो डिजाइन मॉडल में क्या दिया है, वी माइट बी हैविंग अ डिजाइन जहाँ पे आपको सपोज फाइल ट्रांसफर करने बोला है। तो अब जब मैं फाइल ट्रांसफर अगर कर रहा हूँ दैट द टास्क परफॉर्म बाय अ एजेंट, सो उसके लिए यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आना चाहिए, और उसका फाइल अगर सक्सेसफुली ट्रांसफर हो गया तो उसका स्टेटस आना चाहिए, और अगर फेल हो रहा है तो यू सपोज टू प्रोवाइड द रीजन फॉर द फेलियर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट कम्स द इम्प्लीमेंटेशन मॉडल। अब इम्प्लीमेंटेशन मॉडल में हम लोग क्या बात कर रहे हैं, लुक एंड फील ऑफ द इंटरफेस सिंपल होना चाहिए, है ना। ट्रांसलेशन, अगर कहीं कहीं ऐसे लोकेशंस पे हम लोग अपना सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ पे वो लोगों को सपोज इंग्लिश या हिंदी या इंडियन लैंग्वेजेस या जो फॉरेन लैंग्वेजेस है वो नहीं आ रहा है, लाइक चाइनीज पीपल, मोस्ट ऑफ चाइनीज पीपल कैन टॉक इन चाइनीज। वो जैसे हम लोग के यहाँ पे है कि वी रिस्पेक्ट इंग्लिश मोर, वैसा उनके यहाँ पे नहीं है। जापानीज, दे रिस्पेक्ट देयर लैंग्वेज मोर और देयर कल्चर मोर। तो वहाँ पे अगर आई प्रोवाइड समथिंग इन इंग्लिश, दे प्रेफर टू एक्सेस द सेम थिंग इन देयर ओन लैंग्वेज। तो वो टाइम पे आपके पास वहाँ पे ट्रांसलेशन ऑप्शन भी होना चाहिए। Then, उसके बाद में यहाँ पे अगर आप देखेंगे यूजर्स मेंटल मॉडल, मतलब यहाँ पे देखो हम लोगों ने स्टार्टिंग में एग्जांपल्स देखे थे, लाइक आप अगर कुछ यहाँ पे न्यू इंटरफेस कुछ बटन्स ऐड कर रहे हैं, सो देयर हैज टू बी एन ऑप्शन कि आप क्यों ऐड कर रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट लाइक कि आपको यूजर ने बोला है या क्लाइंट ने बोला है या फिर आपके सीनियर ने बोला है, दैट मीन्स यू आर एडिंग दैट बटन हियर, है ना, और वो आप उसके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई दूसरे के लिए अलग प्रोवाइड कर रहे हैं। सो यू शुड नॉट बी सपोज टू डू दैट। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, मैं आपको सिंपल कुछ ऑप्शन दे रहा हूँ लेकिन आपको यहाँ पे 10 बार 50 बार में क्लिक करने के लिए मतलब आई एम फोर्सिंग यू टू क्लिक मल्टीपल टाइम्स हियर। लाइक व्हाट्सएप में था, इफ आई सेंड यू 50 फोटोज, तो वो स्टार्टिंग में सारे फोटोज जो है वो इंडिविजुअली आ रहे थे, तो मुझे क्या करना पड़ रहा था, 50 टाइम्स आई सपोज टू क्लिक। बट अभी क्या हो गया, इट कन्वर्ट्स इट इनटू एल्बम, और उससे क्या होगा, जस्ट इन 1 और 2 क्लिक्स मेरा ये सेम काम हो जाएगा। सो नंबर ऑफ क्लिक्स आपके मिनिमाइज हो गए, नंबर ऑफ ऑप्शंस आपके कम हो गए। गेटिंग, ये आपका बेनिफिट होता है। सो आपको वैसे ही अपने सिस्टम को सिंपल बनाना है। बेस्ट एग्जांपल जीयूआई का लास्ट टाइम मैंने बताया था, आई डोंट नो आपको याद है कि नहीं, मैं वापस एक बार आपको बता देता हूँ। सो वी हैव दिस ऑप्शन हियर, लाइक वी हैव जोमेटो। सो अगर आप देखेंगे इन जोमेटो वी हैव सेम ऑप्शंस अवेलेबल विद अस, जहाँ पे एट जस्ट इन वन विंडो दे हैव प्रोवाइडेड एवरीथिंग, ठीक है। सो यहाँ पे इफ आई गो टू जोमेटो, मेन उनका जो विंडो है, as you can see at one place only they have provided everything। like at first place it asks me where I can just download a mobile app, then
हियर इज अ ऑप्शन टू लॉग इन और अ साइन अप। अब ये देखो, ये भी जो है ना, ये आपको दूसरे पेज पे नहीं लेके जा रहा है। इफ आई क्लिक ऑन लॉग इन, यहाँ पे ये सेम ऑप्शन है, क्लिक ऑन साइन अप, सेम विंडो है। इट ऑल्सो नॉट गिव्स यू अ मल्टीपल ऑप्शंस। देखो यहाँ पे बहुत सिंपल वे में ये आपको प्रोवाइड कर रहा है चीजें। आई कैन ऑल्सो साइन इन फ्रॉम अ गूगल अकाउंट, या यहाँ पे आपको ये बता रहा है। सो इन साइन अप ऑल्सो इट गिव्स यू हार्डली सम इंफॉर्मेशन। देन वी हैव दिस ऑप्शन, यहाँ पे आपको ये सर्च बार दिया है। अब देखो यहाँ पे इसका बेनिफिट क्या है। इन हाफ ऑफ दिस सर्च बार वी हैव जीपीएस सिस्टम, दैट इज गूगल मैप, है ना। And in rest other, we have an option to search. If I want to order a food, go out for a meal, कोई क्लब्स या कुछ ढूंढना है, या अगर एक प्रो सर्विस अगर फाइंड करना है, एवरीथिंग इज कंबाइंड इन वन सर्च बार। दैट इज द मेन बेनिफिट। सो यहाँ पे सर्च फॉर रेस्टोरेंट, कोई डिश, है ना, एनीथिंग और एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर। गेटिंग। सो आप देखो कि अगर मेरे पास यहाँ पे सपोज इफ वी हैव, इफ आई वांट टू सर्च फॉर अ पब, सो दैट इज पॉसिबल हियर, है ना। कलेक्शन ऑफ पब्स बता रहा है आपको। देन इफ आई वांट टू सर्च फॉर सम डिश, सो वो भी देखो यहाँ पे आपको क्या बता रहा है, आपको डिलीवरी चाहिए या आपको बाहर जाना है, और अगर बाहर जाना है तो कहाँ से है, वो सारे ऑप्शंस दे रहे हैं। देखो अब यहाँ पे भी मुझे डायरेक्टली अगर ऑर्डर करना है तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, देन आई विल क्लिक ऑन फाइंड ऑर्डर, ये सब नहीं, डायरेक्टली यू कैन ऑर्डर इट फ्रॉम योर। टाइमिंग नीचे बता रहा है आपको, क्योंकि आपको यहाँ से ऑर्डर करना है इतना टाइम लगेगा, यहाँ से ऑर्डर करना है इतना टाइम लगेगा, और इन बिटवीन अगर आपको आउटलेट्स रिक्वायर्ड है जहाँ पे आप वापस जा सकते हो तो उसके लिए ऑप्शन बता रहा है, देखो, है ना। फ्रॉम वेयर आई कैन ऑर्डर, और कितने डिस्टेंस पे हो मेरा करंट लोकेशन से, दैट इज हियर। देन नेक्स्ट पॉइंट, अब मोस्ट ऑफ टाइम आपके पास एक ही सिस्टम यूज करने का नॉलेज होता है, सारे सिस्टम यूज करने का नॉलेज नहीं है। तो आई हैव क्लिक्ड ऑन दिस वन। अब आई हैव डिसाइडेड कि मुझे सपोज यहाँ पे जाना है जहाँ पे कोई डिस्काउंट्स चल रहे हैं, ठीक है। आई हैव सिलेक्टेड दिस वन। अब यहाँ पे आपको वो क्या ऑप्शंस दे रहे हैं, देखो। सबसे पहले तो ये प्लेस मुझे देख के पसंद आया, आई वांटेड टू गो एट दिस प्लेस। सो अब ये एग्जैक्टली कहाँ पे है, तो यहाँ पे आपको ये उसका एड्रेस दिया हुआ है। आपको गूगल मैप्स यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे वंस यू क्लिक ऑन दिस। आपको अपने फ्रेंड्स के साथ अगर शेयर करना है, आई कैन कॉपी पेस्ट दिस एड्रेस एंड सेंड टू देम। एक ही विंडो में एवरीथिंग इज पॉसिबल। आपको जाने के पहले चेक करना है कि आपके पास आपके कॉस्ट में, आपके बजट में बैठेगा कि नहीं। सो वी हैव अ मेन्यू ऑप्शन हियर, है ना। सो वॉट एवर मेन्यूज आर देयर, एवरीथिंग इज पॉसिबल हियर, एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर। सो वो सब दिया है आपको, क्या क्या है, क्या बेस्ट चीज़ें हैं, क्या मिनिमम कॉस्टिंग मैक्सिमम कॉस्टिंग होगा, और उसके कंपैरिजन में वैसे ही सिमिलर दूसरे अगर कोई रेस्टोरेंट्स या बार्स या पब्स अवेलेबल है वो बता रहा है। देन सेम वे आई कैन कॉल फ्रॉम हियर द रेस्टोरेंट। अब देखो आपको हर एक चीज़ कितना प्रॉपर वे में दिया हुआ है। टेबल बुक करना है, आई कैन गो टू हियर। अब आई हैव चेंज्ड माई माइंड, मुझे ऑर्डर ही करना है ऑनलाइन ही, तो अगेन आई कैन क्लिक हियर। अभी का नहीं करना है, नेक्स्ट टाइम आई विल थिंक अबाउट दिस, सो आई कैन बुकमार्क दिस प्लेस, आई कैन शेयर इट विद अदर पीपल, आई कैन ऑल्सो हैव अ लुक एट द फोटोज ऑफ द सेम प्लेस। सो वो यहाँ पे अवेलेबल है। सो एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड सच अ विथ सच अ ईज। और प्लस आपको यहाँ पे क्या बता रहा है कि आप यहाँ पे अगर जाएंगे तो आपको, अगर मैं प्रो मेंबर अगर हूँ तो मुझे अगर कोई डिस्काउंट्स मिल रहे हैं तो वो यहाँ पे बताएगा आपको, है ना। सो एवरीथिंग इज पॉसिबल हियर। सो वो आपका यहाँ पे बेनिफिट हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर मैं मुझे अगर ये प्लेस सेम लोकेशंस अगर फाइंड करना है ना, तो आई कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस डायरेक्शन वन, और जैसे ही मैं डायरेक्शन पे क्लिक करूंगा आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो, ये आपको यहाँ पे ऑप्शन आ गए। नाउ वेदर आई वांट टू ड्राइव टिल देयर, तो भी आपको ऑप्शन बताएगा जस्ट बाय सिलेक्टिंग योर करंट लोकेशन। यहाँ पे मैं अपना लोकेशन एंटर करूंगा एंड फाइनल डेस्टिनेशन यहाँ पे बताया हुआ है। ट्रेन से, बाय कैसे जाना है, वो हर एक डायरेक्शन यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है। सो आप देखो कि एवरी सच पॉसिबल लोकेशंस आर प्रोवाइडेड बाय दिस प्लेस। ये आपका बेनिफिट हो गया। सो आपको एक या मल्टीपल एप्लीकेशंस भी अगर यूज करना है तो वो एक ही प्लेस से आप वो सारे यूज कर सकते हो,
है ना, आपको 10 अलग अलग लोकेशन पे जाने की जरूरत नहीं है. दिस इज द एग्जाम्पल. सो मैं अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसका ये डायग्राम है. They have provided something which with such a proper manner, as you can see what we wanted. इंटरव्यू, एथनोग्राफी, कौन से टाइप की चीजें या कौन से वे में हम लोग प्रोवाइड करेंगे. अब देखो कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलर है. तो अगर मैं गूगल मैप पे जा भी रहा हूँ ना, तो सबसे पॉपुलर क्या है, बस एंड ट्रेन एंड एट सम टाइम मेट्रो. तो तीनों ऑप्शंस आपको एक ही लोकेशन से दे रहा है गूगल मैप्स. अब वो ऐसा नहीं है कि बस के लिए अलग क्लिक करो, ट्रेन के लिए अलग, मेट्रो के लिए अलग. फ्रॉम वन प्लेस ओनली वी कैन गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रेन, मेट्रो एंड बस. सो व्हाट इज देयर, what is wanted, है ना, everything is provided here. then analysis, task analysis क्या बोला है आपको, क्या आपको चाहिए, कैसे चाहिए, आप उसके डिजाइन गाइडलाइंस यहाँ पे प्रिंसिपल्स बताएंगे, है ना. वी हैव अ डायलॉग नोटिफिकेशन, उसके बेस के ऊपर विल बी प्रोवाइडिंग और पुटिंग अप अ प्रोटोटाइप. और ये प्रोटोटाइप पे वापस एनालिसिस होगा, वापस डिजाइन बनेंगे और उसके प्रिसाइज स्पेसिफिकेशंस आएंगे. लाइक वंस वी आर डन विद द फाइनल डिजाइन बेस्ड ऑन द प्रोटोटाइप, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, कोड करेंगे, टेस्ट होगा एंड विल बी डिप्लॉय इट ऑन क्लाइंट साइड. तो ये आपका आर्किटेक्चरल डॉक्यूमेंटेशन हो गया. सो दिस आर द बेसिक पॉइंट्स विच आर रिक्वायर्ड. कंसेप्ट्स ऑफ गुड और बेड डिजाइन बहुत सिंपल है. अभी ये कौन से अच्छे डिजाइन है, कौन से प्रॉपर नहीं है, जिसको आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा. सो मैंने आपको जो एप्लीकेशन बताया इससे आपको बहुत इजीली समझ में आएगा व्हाट इज द मेन कंसेप्ट बिहाइंड दिस. यूजर इंटरफेस, एलिमेंट्स, यूजर एनालिसिस, समझो यूजर को, हाउ दे आर गोइंग टू यूज इट, है ना, उसके आइडिया, ऑब्जर्वेशन समझो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, कहीं ना कहीं हम लोग उसको और बेटर बनाने का ट्राई करेंगे. समटाइम्स वी ऑल्सो रिक्वायर्ड एक स्टिक एंड कैरेट ऑप्शन वर्कआउट होता है कि आप जितना बेटर काम करोगे उतना हम लोग प्रमोशन देंगे. यही सेम चीज़ आप देखो कि मेनली जो इंडस्ट्री में हम लोग जाते हैं वहाँ पे ये अप्रोच फॉलो होता है. ये पिक्चर पे से आपको बहुत इजीली समझ में आ रहा है. तो आप वर्क करो उस पर. वी हैव अ डिफरेंट लैब्स. अब ये जो लैब्स है ना, ये बेसिकली क्या पर्पस पे काम कर रहा है. यहाँ पे हम लोग के पास अगर मैं गूगल सर्च इंजन है, सो जो बिग डेटा एनालिसिस हो रहा है वो ये रिसर्च बेसिस पे हो रहा है. मतलब यूजर्स जो कुछ सर्च कर रहे हैं, वो सर्च करने के बाद में उनके लिए बेस्ट एड्स कौन से है या उनके लिए बेस्ट एप्स कौन से होंगे या कौन से बेस्ट लोकेशंस होंगे उनके लिए, ये आपको सजेशंस में आता है. गेटिंग. सो वो जो सजेशंस है ना, वो यहाँ पे आपको बता रहा है. आप देखो मोबाइल ऐप के ऊपर भी आपको ये सेम चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड होते हैं, है ना. दोज आर द मेन पॉइंट. सो यहाँ पे आपको सेम वे में प्रोवाइड किया हुआ है. एज यू कैन सी हियर, दिस आर द पॉइंट्स. यूजर ट्रेन प्रोफेशनल टेक्नीशियन, है ना, लेवल ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, कैपेबल ऑफ लर्निंग ऑन देयर ओन, ये देखो एक्सपर्ट. एज रेंज देखो कौन सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले, उनके हिसाब से थोड़ा बनाओ. अगर वन जेंडर ही सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला है तो उनको फेवर करने वाले बनाओ. ये बेसिक पॉइंट्स रहेंगे. सो ये अभी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कोई ज़्यादा टेक्निकल पॉइंट्स नहीं है. नेक्स्ट इज टास्क एनालिसिस एंड मॉडलिंग. सो स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस पे कौन से टास्क, कौन से सब टास्क रहेंगे, हाउ इट्स गोइंग टू वर्क, वर्क फ्लो कैसा होगा, सीक्वेंस कैसा होगा, ये सारे दिए हुए. और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यूज केसेस बनाएंगे ऑफ कोर्स. देन कंटेंट एनालिसिस. कंटेंट मतलब आपके मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन होगा, आपके ग्राफिकल डिस्प्लेस क्या होंगे, कैरेक्टर बेस्ड रिपोर्ट्स अगर आप कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं तो, है ना. डिस्प्ले कंटेंट में रेंज फ्रॉम, जैसे आप देखोगे अगर यूट्यूब है तो अगर यहाँ पे अगर मैं जाऊँगा तो कौन से वीडियोस कब डिस्प्ले हो रहे हैं, कितने टाइम में डिस्प्ले हो रहे हैं, ये सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा मुझे. प्लस उसके साथ में हम लोगों को और कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा. सो डिस्प्ले कंटेंट में बी जनरेटेड बाय कंपोनेंट इन अदर पार्ट्स ऑफ एन एप्लीकेशन, acquired from data stored in database that is accessible from an application, transmitted from system external to a application in the question. Now format, aesthetic content क्या रहेंगे, like यहाँ पे आपको क्या बोला है, consistent location on the screen, for example photos always in the upper right corner. ये आप देखो मोस्ट ऑफ एप्लीकेशन में अभी आज के टाइम पे ये कांस्टेंट आता है, क्योंकि कोई एक आपको फोटो दिया रहेगा आपका और वो जो इमेज आपका थंबनेल जो रहेगा वहीं से वी कैन गेट द एक्सेस ऑफ अ प्रोफाइल. तो हम लोग को ये आदत है आज के टाइम पे, आप कोई भी एप्लीकेशन उठाओ वहाँ पे आपको प्रोफाइल में दिखेगा आपका
और वहां से आपका प्रोफाइल पे आप एक्सेस कर सकते हो, लॉग इन लॉग आउट सब कुछ कर सकते हैं। इफ यू आर यूजिंग गूगल मीट, MS टीम, हर किसी में ये पैटर्न फॉलो होता है। फेसबुक पे ये पैटर्न फॉलो होता है, गूगल पे ये पैटर्न फॉलो होता है। सो वो स्टैंडर्ड जो चीज़ें है वो आपको प्रोवाइड करना है ना। और उसके हिसाब से ऑन स्क्रीन आइडेंटिफिकेशन, अगर मैंने नोटिफिकेशन ऐड किया है, रिपोर्ट्स कुछ है, डायरेक्ट समरीज आपको प्रोवाइड करना है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो हम लोग स्क्रीन पे फिट होना चाहिए जहाँ पे हम लोग एक्सेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल समटाइम्स वी विल बी डेवलपिंग अ सेम एप्लीकेशन विच विल बी एक्सेसिंग ऑन वेबसाइट्स, मोबाइल ऐप, स्मार्ट टीवी एंड स्मार्ट वॉच। तो ये सबके लिए आपका जो रिजोल्यूशन है, स्क्रीन डिस्प्ले जो है वो चेंज होगा। इसके लिए आपके डेवलपमेंट्स चेंज होंगे, याद रखो। मोबाइल ऐप में भी अगेन दिस विल बी सब डिवाइडेड इनटू एंड्रॉइड एंड iOS, है ना। ऑन वेबसाइट ऑल्सो इट विल बी डिवाइडेड फॉर मल्टीपल टाइप्स। सो ये वे में देन स्मार्ट टीवी अगेन आपके एंड्रॉइड बेस्ड रहेंगे, एज वेल एज बाकी जो हम लोगों के एप्पल के टीवी आता है और कोई आता है। स्मार्ट वॉचेस अगेन उसमें भी चेंजेस होंगे। सो आप देखो आप कितने साइड पे ये कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये हर एक जगह पे, मोस्ट ऑफ जगह पे क्या होगा, वॉइस असिस्टेंट होगा, है ना। लाइक वी हैव सीरी, गूगल असिस्टेंट, इट्स लाइक दैट। सो वो आपके मेन पॉइंट्स रहेंगे। नाउ आफ्टर दिस वर्क एनवायरनमेंट क्या बोला आपको, टाइप ऑफ लाइटिंग, डिस्प्ले साइज, हाइट, कीबोर्ड साइज, हाइट एंड ईज ऑफ यूज, माउस टाइप कैसे होंगे, सराउंड नॉइज अगर ज़्यादा है तो उसको हम लोग कैसे वर्कआउट कर पाएंगे, स्पेस लिमिटेशन है, वेदर वाइज अगर कोई इन्फॉर्मेशन अगर हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। सो आज के टाइम पे आप देखो, इफ़ आई एम वर्किंग और इफ़ आई एम यूजिंग सपोज म्यूज़िक, जो बहुत सारे लोग फ़ोन यूज़ करते हैं तो ये यूज़ करते हैं। तो अब देखो अमेजोन आपको ये म्यूज़िक भी प्रोवाइड कर रहा है। अब मेनली अगर सपोज आप देखो कि हम लोग के पास जो पोस्ट पेड कनेक्शन आता है उसके साथ में आपको अमेजोन प्राइम का सब्सक्रिप्शन मिलता है ना। ये जो प्राइम सब्सक्रिप्शन है इसके अंदर आपको शॉपिंग फैसिलिटी मिल रहा है, देन वी गॉट मूवी वाला फैसिलिटी, देन वी हैव म्यूजिक फैसिलिटी, वी हैव बुक्स या लाइब्रेरी फैसिलिटी। तो ऑनलाइन आपको ऑडियो या वीडियो बुक्स मिलेंगे आपको, ठीक है। ये सारे फैसिलिटीज आपको अवेलेबल है। और ये सब में अगर आप देखेंगे, सपोज आई एम यूजिंग, अब मैं अगर प्राइम सर्विस यूज कर रहा हूँ, दैट इज द मूवी एंड जो ऑनलाइन सीरीज है, तो कौन सा सीरीज मैंने देखा है, वो कितना प्रोग्रेस हुआ है, ये सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पे आएंगे। नेक्स्ट एपिसोड मुझे कौन सा देखना है वो बताएगा आपको, है ना। देन आई कैन डाउनलोड इट और आई कैन वॉच इट ऑनलाइन, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। देन अगर म्यूजिक है तो आप देखो कि एक बार मैंने स्टार्ट किया उसके बाद में आई कैन कंट्रोल द सेम म्यूजिक फ्रॉम माई हेडफोन्स, बराबर है। अब ये वायर्ड हेडफोन्स रहेंगे या वायरलेस रहेंगे, लाइक ब्लूटूथ वाले रहेंगे, दोनों से आई कैन कंट्रोल इट। अगर मेरे पास स्मार्ट वॉच है उसके ऊपर आ रहा है तो उससे आई कैन कंट्रोल इट। मेरा फोन अगर लॉक है तो जो लॉक स्क्रीन होगा उसके ऊपर ऑल्सो यू विल गेट एन ऑप्शन टू चेंज योर सॉन्ग्स, है ना। सो ये देखो यहाँ पे इसमें, और हम लोग अगर यूट्यूब पे अगर म्यूजिक सुन रहे हैं उसमें फर्क है। इफ आई एम लिसनिंग अ म्यूजिक फ्रॉम अ यूट्यूब चैनल या यूट्यूब वीडियो, तो वो टाइम पे इफ आई लॉक माई स्क्रीन ये यूट्यूब बंद हो जाएगा। बट दिस एप्स आर ऑल्सो अवेलेबल व्हेन आई लॉक माई फोन, एंड दैट्स व्हाई दिस आर मोर पॉपुलर। और इसके लिए आपको इसमें ज़्यादा बेटर वे में डिस्प्ले साइज, हाइट, ईज ऑफ यूज प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। एंड आप देखो कि आपके पास ऑप्शंस होते हैं। इफ आई एम यूजिंग सम हेडफोन्स, सो सराउंडिंग कोई नॉइज जो है उसको कैंसिल करके आपको यही सिर्फ ऑप्शंस वो प्रोवाइड कर रहा है। तो आपको वो जो हेडफोन्स अगर आपको एडवर्टाइज होता है ना, वो भी यही वे में हो रहा है। स्पेस लिमिटेशन है, आई डोंट वांट टू स्टोर इट। मुझे पोस्टपेड कनेक्शन के साथ में सपोज 50 GB डेटा मिला हुआ है, तो आई कैन यूज दिस डेटा एंड आई कैन लिसन सॉन्ग्स ऑल टाइम ऑनलाइन एज वेल। टेम्परेचर, टाइम रिस्ट्रिक्शंस, ये सब आपको यहाँ पे बता सकता है। जैसे अगर मैं वीडियो देख रहा हूँ कोई, तो आई कैन वॉच दैट वीडियो एट 2 टाइम 1.5 स्पीड, ये भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है।
सो ये सब आपको बहुत इजीली प्रोवाइड कर रहे हैं ना वो लोग, वही सेम चीज यहाँ पे दिखा हुआ है। नाउ यूजर इंटरफेस डिजाइन्स क्या रहेंगे, बेसिक है, कोई ज़्यादा इतने डिफिकल्ट चीज़ें नहीं है। आई होप यू कैन रीड इट आउट, बहुत सिंपल वे में मैंने दिए हुए सम पिक्चर्स के साथ में, सो दैट आप होगा उतना सिंपल वे में समझ सको क्या है। सो वी कीप ऑन वर्किंग ऑन दिस थिंग्स, ठीक है, और उससे आप और हाँ, वन मोर थिंग, हम लोग कौन से प्लेस पे हम लोग ये चीज़ों को लॉन्च करने वाले हैं ना, और वहाँ के लोगों का जो टेस्ट है उसके हिसाब से हम लोग अपने जो फीचर्स है, फंक्शंस है, या जो हम लोग व्हाट वी से द थिंग्स विच वी आर गोइंग टू डिस्प्ले, वो मॉडिफाई होंगे, वो चेंज होंगे। सो डिज़ाइन इश्यूज कंसिडर, कौन से डिज़ाइन इश्यूज हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसको हम लोग कैसे सॉर्ट आउट करेंगे वो यहाँ पे दिया हुआ है, एक बार पढ़ लेना। अब देखो, गाइडलाइन फॉर एरर मैसेजेस। नाउ इफ आई डिस्प्ले अ एरर मैसेज लाइक जस्ट अ फेलियर, सो फेलियर क्या हुआ पता ही नहीं है, बट इफ आई से फेलियर बिकॉज can't rename a file because a file or a folder with that name already exists, तो ये देखो, ये सिंपल वर्ड में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एक्सेप्शन हैंडलिंग, याद है, जिसमें हम लोग रन टाइम एरर्स कैच करते हैं, और ट्राई एंड कैच ब्लॉक जो लिखते हैं हम लोग, वो यही वाला पार्ट हो गया। आपने जावा में सिखा रहेगा ट्राई एंड कैच या एक्सेप्शन हैंडलिंग। सो जो एक्सेप्शन हैंडलिंग वाला जो पार्ट है वो ये हो गया। सो उसमें हम लोगों ने क्या किया, रन टाइम एरर आया। रन टाइम एरर क्या आया आपको कि द फाइल नेम विच यू ट्राई टू चेंज, वो नाम का ऑलरेडी फाइल अवेलेबल है, सो विंडोज आपको वो अलाउ नहीं करेगा। सो आपको यहाँ पे मेंशन कर रहा है, मतलब हम लोगों ने ट्राई एंड कैच बहुत एफिशिएंटली मेंशन किया हुआ है, ठीक है। सेम वे आप देखो, अब ये प्रोवाइड करना, ये फेलियर है, ये प्रोवाइड करना, आई क्लिक ऑन क्लोज और मेरा काम वापस चालू हो जाएगा। अब समटाइम्स जो है ना, हम लोग ये क्लोज भी नहीं देते, मतलब हम लोग एप्लीकेशन को इंटरप्ट भी नहीं कर रहे। ये क्लोज मतलब आपका एप्लीकेशन इंटरप्ट हो रहा है। सो अगर कोई बड़ा अगर एरर होगा तो हम लोग ये एप्लीकेशन को इंटरप्ट करेंगे। अदरवाइज नॉर्मल कोई अगर एप्लीकेशन है, जैसे आई हैव दिस एप्लीकेशन, I have this application like, अब यहाँ पे ये कैलकुलेटर एप्लीकेशन जो मेरे पास है, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, इसमें अब इंटरप्शन नहीं चलेगा। ये एप्लीकेशन जो बैकग्राउंड में आपको पीडीएफ में दिख रहा है, एंड दिस एप्लीकेशन आर टोटली डिफरेंट। अब यहाँ पे भी मेरे पास रन टाइम एरर हैंडलिंग मैकेनिज्म है, लेकिन ये देखो, इसने कैलकुलेटर को स्टॉप नहीं किया। इसने क्या बताया, व्हेन आई ट्राई टू डिवाइड एनी नंबर बाय जीरो, इट शोज वी कैन नॉट डिवाइड अ नंबर बाय जीरो, दैट इज मैथमेटिकली नॉट अलाउड। बराबर है। अब अगर हम लोग के पास इफ वी हैव दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशन, तो इसमें ये इंटरप्शन आएगा, जहां पे इट विल प्रोग्रेस एनी फर्दर आफ्टर ओनली आई क्लिक ऑन क्लोज बटन। लेकिन यहाँ पे ऐसा इंटरप्शन जरूरी नहीं है। सो वंस आई डन विद दिस, यहाँ पे इसने ये एरर दे दिया, ठीक है, मुझे यहाँ पे कहीं पे क्लिक क्लोज या ओके करने की जरूरत नहीं है। थिंग्स आर स्टिल गोज ऑन द सेम वे, है ना। मैं यहाँ पे वापस क्लिक करूंगा इस पे, इफ आई क्लिक हियर, सो अब देखो ये वापस नया कनेक्शन जो है, नया प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गया इसका। आई कैन अगेन ट्राई टू डिवाइड समथिंग, वो सेम ऑपरेशंस मुझे बता रहा है ना। सो आई कैन डू एनी ऑपरेशंस हियर, वो मुझे सेम ऑपरेशंस बता रहा है। लेकिन वापस अगर मैं कोई एक नंबर को 0 से डिवाइड करूंगा, सो वापस यहाँ पे क्या बता रहा है, सो यहाँ पे it is not stopping any operations, but at this point of time it stopped operation. So it changes, or the condition, we can say condition changes from app to app. That is the difference. Okay, now I'll just close it. Okay, now we have this file. यहाँ पे आपको सेम चीज दिया है, एरर्स डिस्प्ले करना है, लेकिन डिटेल एरर डिस्प्ले करना है, सिंपल यूजर को समझे ऐसे वे में एरर डिस्प्ले करना है।
और एरर डिस्प्ले करने का मतलब हमेशा ये नहीं होगा कि आप एप्लीकेशन को ही स्टॉप कर देंगे. समटाइम्स इफ रिक्वायर्ड वी स्टॉप एप्लीकेशन, समटाइम्स इफ नॉट रिक्वायर्ड विल कंटिन्यू विद द एप्लीकेशन. ठीक है, ये चेंजेस होंगे यहाँ पे. सेम वे अगर बहुत सारे सिमिलर टाइप के ऑप्शंस अगर अवेलेबल है, आप बहुत सारे ऑप्शंस अगर प्रोवाइड कर रहे हैं, सो सारे टूल बार हम लोग एक साथ डिस्प्ले नहीं करेंगे, बट वी कैन जस्ट गो टू व्यू टूल बार्स और आपको जो ऑप्शन जो टूल बार्स आपको डिस्प्ले करना है, सिलेक्ट दोज. जो डिस्प्ले नहीं करना है उसको डिससिलेक्ट कर दो, तो आप अपना एक कस्टमाइज व्यू बना सकते हैं. यूजर इंटरफेस बहुत सिंपल है कि आपको लगता है कि वो यूजर इंटरफेस जो है वो आपके लिए बहुत सिंपल है, लेकिन जिसने इसको इतना सिंपल बनाया उन्होंने बहुत ज्यादा दिमाग लगाया अपना कहीं ना कहीं, तब जाके यूजर इंटरफेस सिंपल बना है. और उसके लिए दे यूज वन और दी अदर प्रोटोटाइप मॉडल्स, जैसे यहाँ पे दिया है, या फिर यूजर के एक्टिविटीज को दे कंटिन्यूअसली मॉनिटर और एनालाइज, और उनके कॉम्पिटिटर्स कैसे और बेटर बन रहे हैं, या वो दूसरे एप्लीकेशंस को कैसे सिंपल वे में यूज कर रहे हैं, है ना. ये ऑप्शंस आएंगे. आप देखो कि आज के टाइम पे एक शॉर्ट वीडियो बनाना पहले जितना डिफिकल्ट था उतना डिफिकल्ट नहीं है. कोई भी आज एक शॉर्ट वीडियो बना सकता है, वेदर दैट पर्सन इज एजुकेटेड, लिटरेट, नॉट लिटरेट, डिजिटली उसको ज्यादा आता है नहीं आता है, ही कैन इजीली मेक दोज वीडियोस. द ओनली रीजन बीइंग कि आपको सर्टन चीजें बहुत सिंपल वे में वहां पे दिया है, किसी ना किसी ने बहुत ज्यादा मेहनत किया है वो चीजों को सिंपल बनाने के लिए. और यूजर्स को आज के टाइम पे जो सबसे ज्यादा जो हैबिट है वो है कि उनका मेमोरी लोड कम होना चाहिए, आपका एप्लीकेशन का मेमोरी लोड शुड बी मोर. हर एक छोटे से छोटा चीज अगर आप यूजर को इफ यू नोटिस, इफ आई एम यूजिंग Amazon प्राइम या जस्ट Amazon, कोई एक प्रोडक्ट मुझे मंथली बेस पे रिक्वायर्ड है, तो आई कैन जस्ट सब्सक्राइब फॉर दिस प्रोडक्ट, और वो ऑटोमेटिकली मंथली बेस पे मुझे डिलीवर कर देगा वो. एंड आई कैन कनेक्ट माई Amazon पे अकाउंट विद दिस, सो मेरे अकाउंट से वो पेमेंट भी हो जाएगा, तो वो भी मुझे देखने की जरूरत नहीं है. सो यू कैन जस्ट इमेजिन कि कोई सर्टेन प्रोडक्ट्स अगर मंथली बेस पे मुझे रिक्वायर्ड है, तो मुझे हर एवरी मंथ मुझे उसको डिमांड करने की जरूरत नहीं है, या 2 मंथ्स पे मैक्सिमम. देखो ये है ना, आपको 6 मंथ्स तक का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है इन Amazon. सो कोई भी प्रोडक्ट अगर एवरी 6 मंथ्स मुझे रिक्वायर्ड है या एवरी 2 मंथ्स रिक्वायर्ड है, तो अगर मैं भूल भी जाऊंगा तो ये नहीं भूलेगा. सेम वे इफ आई एम ट्राइंग टू सेंड एन ईमेल, तो अब यहाँ पे आई कैन पुट अ टाइमर, क्योंकि अभी एग्जैक्टली ये टाइम पे मुझे ये ईमेल सेंड नहीं करना है, आई वांट टू सेंड इट टुमारो मॉर्निंग एट 10 AM, तो ये सेम टाइम पे ये ईमेल जो है वो चले जाएगा, आपको देखने की जरूरत नहीं है. और एल्स आई कैन से कि मुझे अगर कैब बुक करना है, तो अब देखो कि जो ओला या उबर में हम लोग कैब बुक करते हैं, सो मेरे पास ये भी फैसिलिटी है कि कल मॉर्निंग में, जैसे मैं कोई एक ऑफिस में काम कर रहा हूँ और हम लोग के कोई डेलीगेट्स आ रहे हैं और उनको पिक करने के लिए मुझे कैब बुक करना है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मुझे वो उनको याद रखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, आई कैन सिंपली जस्ट बुक अ कैब फ्रॉम ओला, और वो जो कैब है वो टाइम पे वहां पे पहुंच जाएगा. जस्ट 1 मिनट.
Okay, so we'll continue again. So as you can see, we have design and prototype. Okay, sir. हाँ, सो हम लोग यहाँ पे डिजाइन एंड प्रोटोटाइप इवॉल्व करेंगे, मतलब कंटिन्यूअसली हम लोग यूजर्स के एक्शंस को मॉनिटर करेंगे और उसके बेस के ऊपर हम लोग उनको अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई टास्क पे अगर उनको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है या डिफिकल्ट लग रहा है और कोई दूसरे लोकेशन पे अगर वो सिंपल वे में है, तो उसको हम लोग एनालाइज करेंगे एंड मेनली हम लोग यही काम करेंगे कि हो सके उतना हम लोग अपने एप्लीकेशन को सिंपल बनाए. रिमेंबर इन टुडेज टाइम जहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, ऑफ मल्टीपल चॉइसेस आर अवेलेबल. सो ये जो भी डिज़ाइन एंड इवॉल्व करने का जो मेहनत है ना, ये आपको वॉलेंटरी सॉफ्टवेयर पे सबसे ज़्यादा करना पड़ता है. ठीक है, वॉलेंटरी सॉफ्टवेयर एज वेल एज अ क्रिटिकल वन, दोनों पे करना पड़ेगा. कंपलसरी सॉफ्टवेयर के ऊपर अगर आप इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करोगे, फिर भी यूजर्स डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, तो वो आपका सिस्टम या सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे ही करेंगे. फॉर एग्जांपल टैक्स पेमेंट, जीएसटी फाइलिंग, पासपोर्ट वाला कोई है, लाइसेंस के लिए कोई प्लेस है जहाँ से आई कैन अप्लाई फॉर लाइसेंस और अ पासपोर्ट, तो वो अभी गवर्नमेंट बेस्ड है, तो वहाँ पे आप उसके डिजाइन अगर इफ यू डोंट लाइक द डिजाइन, स्टिल यू सपोज टू यूज दैट बिकॉज वी डोंट हैव एनी अदर ऑल्टरनेटिव फॉर दैट. तो आपको डिजाइन के ऊपर ज्यादा फोकस कहाँ पे करना पड़ेगा, जहाँ पे हम लोगों के पास जो सॉफ्टवेयर है एंड दो सॉफ्टवेयर आर वॉलेंटरी वन. ओके, वॉलेंटरी का मतलब क्या हो गया कि हम लोग के पास और कोई दूसरे ऑप्शंस नहीं है. ठीक है, सॉरी वॉलेंटरी मतलब हम लोग के पास ऑप्शन है, तो उस पे वो टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, मेमोरी लोड कम करने के लिए, यूज़र को और बेटर बनाने के लिए, कंपटीशन में रहने के लिए आपको उसको और बेटर बनाना पड़ेगा, चेंजेस करने पड़ेंगे. मतलब आप अगर कोई फंक्शंस ऑप्शंस देते हो ना, तो थोड़े टाइम में यूजर्स जो है वो इससे बोर हो जाता है, क्योंकि हर दिन हम लोग के पास कोई ना कोई एप्लीकेशन में कोई ना कोई एडवांस फंक्शंस आता है, और आप कुछ चीज़ें जब कुछ यूनिक वे में अगर कुछ नया अपडेट्स प्रोवाइड करते हो ना, तो यूजर्स जो है वो आपके प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड रहता है. इफ़ यू स्टॉप अपडेटिंग योर सिस्टम, तो यूजर्स जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे एंड एज अ रिजल्ट आपका सिस्टम का पॉपुलैरिटी कम हो जाएगा. सो डिजाइन में आपको क्या फॉलो करना है, रिव्यू करो, रिफाइन करो, वापस प्रोटोटाइप बनाएंगे, वापस उसको रिव्यू करेंगे, है ना, सेम चीज़ चलते ही रहेगा. तो यूजर इंटरफेस इवैल्यूएशन में क्या चलेगा, डिजाइन करो, प्रोटोटाइप बनाओ, इवैल्यूएट करो, वापस डिजाइन करेंगे, प्रोटोटाइप, ये साइकिल कंटिन्यूअसली गोज ऑन. दिस इज द मेन समरी ऑफ यूजर इंटरफेस डिजाइंस. सो हियर वी आर डन विद दिस चैप्टर. सबसे सिंपल, सबसे छोटा चैप्टर था हम लोगों का यूनिट 3 का, ये हम लोगों का यूजर इंटरफेस वाला, दैट वाज द वन चैप्टर. नाउ द नेक्स्ट चैप्टर विच वी हैव, दैट इज द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. ओके, अब यूजर इंटरफेस में जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया, किसी को डाउट है, एनीवन, एनी डाउट्स, एनीवन, एनी डाउट्स, हेलो, एनी डाउट्स, एनीवन, हेलो No, गाइस. no, sir. No, sir. ओके, ठीक है. आई होप पीपल आर लिसनिंग. Yes, sir. Yes, sir, we are. Yes, sir. ओके, ठीक है. Yes. Okay, so if we don't have any other doubts, then we'll continue with the next chapter. Now, याद रखो, in this semester we have this one small chapter. Next year, आपको Sem 5 में we have a complete subject named as SPM, Software Project Management. तो SPM के अंदर हम लोग प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल में प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट बनाते हैं, और Sem 6 में आप वो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट के बेस के ऊपर फाइनल प्रोजेक्ट बनाते हैं. और पूरे हम लोग एक पूरा सब्जेक्ट पढ़ते हैं जस्ट ऑन दिस पार्ट. ये जो एक चैप्टर है उस पर हम लोग का पूरा सब्जेक्ट आता है. तो प्रीवियसली जो भी कुछ हम लोगों ने पढ़ा है वो सेम यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा. इसके आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो भी इसमें इंक्लूड होगा. तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, मैनेजिंग अ प्रोजेक्ट. अब नॉर्मल हम लोग अगर कोई फिजिकल प्रोजेक्ट जैसे मैनेज करते हैं, वैसे ही कुछ पॉइंट्स हम लोग मेंटेन करते हैं फॉर मैनेजिंग द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स एज वेल. अब कहीं कहीं पे कुछ डिफरेंस आता है. मेनली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या होगा कि हम लोग सबसे पहले प्लान बनाएंगे कि सपोज हम लोग को यहाँ पे एक रोड या हाईवे बनाने की ज़रूरत है, उसका कॉस्टिंग क्या होगा वो बताएंगे. उसके बाद एक टेंडर फाइल होगा, टेंडर हम लोग डिमांड करेंगे. सो जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज है वो टेंडर भरेंगे, और उसमें से जो बेस्ट डील रहेगा वो हम लोग सिलेक्ट करेंगे, और उनके साथ हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट चालू होगा. अब
एक रोड या एक हाईवे सपोज 2 साल में बनना था, अब उसको डिले होके सपोज 4 इयर्स हो गए, तो 4 इयर्स के पहले आपने एक रोड कंस्ट्रक्शन के लिए जो बिल या जो अमाउंट डिसाइड किया था वो अमाउंट में अभी वो रोड नहीं बन सकता, बिकॉज द कॉस्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स, नेसेसरी प्रोडक्ट्स इज चेंज्ड, या इन्फ्लेशन उस पर ऐड हो गया। इन्फ्लेशन मतलब महंगे हो गए प्रोडक्ट्स। तो स्टार्टिंग में सपोज एक सीमेंट का अगर एक बड़ा सा बैग सपोज अगर 500 में आ रहा था, सो नाउ दैट बिकेम 600, द सेम प्राइस इंक्रीज बाय 100 रुपीज या 150 रुपीज। तो 500 का जो बैग है वो 600 या 650 या 700 हो गया। तो उससे क्या हो गया कि आपका प्रोजेक्ट का जो एक्चुअल कॉस्टिंग है वो भी बढ़ गया। नाउ if we are not be able to complete our project on a agreed time, then agreed budget में भी वो complete करना possible नहीं होगा। So as you can see the success criteria of any project, तो आपको क्या करना है, we supposed to deliver any project, not just a software, at a agreed time with an overall cost is जो आपने बोला था, और वो उसके बजट में रहना चाहिए। तो इफ वी डिले द प्रोजेक्ट, तो आपका जो अग्री टाइम है वो तो मिस हो ही गया, लेकिन बजट जो है वो भी ओवर बजट हो जाएगा। सो डिलीवर सॉफ्टवेयर दैट मीट्स द कस्टमर एक्सपेक्टेशन, फर्स्ट ये हो गया। एंड मेंटेन द हैप्पी एंड वेल फंक्शनिंग डेवलपमेंट टीम, ये बहुत जरूरी है। अब देखो यहाँ पे हम लोग को क्या बोला है, if sometimes if your developer testers or in case if your team are working well, then आपको उनको अप्रिशिएट करने आना चाहिए। द मोर यू अप्रिशिएट देम, वो ज्यादा आपके साथ वर्कआउट करेंगे। याद रखो देर आर सम रिसर्च जो पहले भी हुआ है, जहाँ पे इफ आई एम नॉट पेइंग मच टू माई एम्प्लॉयज बट आई रिस्पेक्ट देम, आई कंसिडर देम एज माई फैमिली, तो बहुत बार वो एम्प्लॉय कोई अगर ज्यादा पेमेंट भी दे रहा है ना, तो इंस्टेड ऑफ दैट दे स्टिक विथ यू। ये एक मेन रिसर्च है, ठीक है। सो आप देखो कि अभी मैं आपको ज्यादा पे नहीं कर रहा हूँ, बट द वी आर लाइक अ फ्रेंड्स, ठीक है। सो आपको वो एनवायरनमेंट जो है ना वो काफी हेल्दी एनवायरनमेंट लग रहा है, यू आर कंफर्टेबल हियर, यू एंजॉय वर्किंग हियर, आपको ऐसा स्ट्रेस नहीं है कि सुबह में जाके बॉस के पास जाना है, वो ऐसा 10 चीज बोलेगा। इफ यू मेड सम मिस्टेक तो भी वो आपको हेल्प करेगा टू रिजॉल्व इट, है ना। सो अगर ये वर्किंग एनवायरनमेंट रहेगा तो आपके एम्प्लॉय स्टिक विथ यू। अब ये अगर एनवायरनमेंट नहीं होगा तो प्रॉब्लम क्या होगा, वी हैव स्टार्टेड विथ वन प्रोजेक्ट एंड टिल वी फिनिश विद दैट प्रोजेक्ट आपके 2-3 एम्प्लॉयज उसमें चेंज हो जाएंगे, एंड जो भी नया एम्प्लॉय आएगा उसको वापस स्क्रैच से सबसे पहले तो वो प्रोजेक्ट समझना पड़ेगा, देन ओनली दैट एम्प्लॉय कैन वर्क ऑन योर प्रोजेक्ट, बराबर है। अब देखो जो एम्प्लॉयज आप हायर कर रहे हो दे आर ऑन अ बॉन्ड, 1 साल 2 साल का बॉन्ड होगा। तो अब आपका वो बॉन्ड जब कंप्लीट हो जाएगा तो वो एम्प्लॉयज जो है वो आपका ऑफिस छोड़ के जा भी सकते हैं, अगर बॉन्ड रिन्यू हो गया देन दैट्स डिफरेंट। लेकिन बॉन्ड रिन्यू होने के पहले इफ योर वर्किंग एनवायरनमेंट इज नॉट प्रॉपर फॉर देम, दे डोंट फाइंड एनी प्लेस जहाँ पे वो खुद को और एक्सप्लोर कर सके। तो at the end what they will do, they will just modify or they will just change their mind, they will find some place जहाँ पे थोड़ा रिलैक्स होके हम लोग वर्क कर सके, है ना। जहाँ पे ज़्यादा पॉलिटिक्स ना हो, अगर आप कुछ वर्क कर रहे हो तो आपको रिस्पेक्ट करें। देखो जब अगर हम लोग SPM नेक्स्ट ईयर भी पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपको एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाला टॉपिक आता है। सो द मोर यू रिस्पेक्ट योर एम्प्लॉय, द मोर यू अप्रिशिएट देम, उतने आपके एम्प्लॉयज आपके साथ ज्यादा लॉयल रहेंगे। गेटिंग, अगर आप बहुत ज्यादा उनको अगर स्ट्रिक्ट रहते हो उनके साथ में, सो वो सेम वे में फिर उसका सेम एज वी नो द मेन स्टेटमेंट फ्रॉम द फिजिक्स, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो सेम चीज यहाँ पे होता है। तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी फॉर अ सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ एनी प्रोजेक्ट, और उसके लिए आपके एम्प्लॉयज को एक थ्रू आउट वर्क करनी चाहिए वो प्रोजेक्ट पे। अगर बार बार आपके एम्प्लॉयज अगर चेंज हो रहे हैं ना एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट पे, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंप्लीट दैट प्रोजेक्ट विद इन अ टाइम एंड बजट, क्योंकि आपने प्रोजेक्ट चालू किया और वो हाफ वे पे आया था, उतने में कोई एक एम्प्लॉय का अपना जो बॉन्ड है वो कंप्लीट हो गया। नाउ दोज एम्प्लॉयज आर बाउंड विद अ बॉन्ड, नॉट विद अ प्रोजेक्ट।
तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर उनका बॉन्ड कंप्लीट हो रहा है एंड इफ दे फाउंड सम बेटर डील, वो स्विच करेंगे। तो अब क्या हो गया, आपने कोई एक एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दिया, 2 साल वो आपके यहाँ पे काम किया, जिसको इन एंड आउट सब कुछ पता है। नाउ ही दैट एम्प्लॉय लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद में कोई न्यू एम्प्लॉय आया। तो अब जब तक वो समझेगा, खुद से वो प्रोजेक्ट पे वर्क करेगा, या फिर आप कोई दूसरे एम्प्लॉय को भी अगर आप रख रहे हो, तो उसको भी प्रीवियस एम्प्लॉय ने क्या किया है, एक्सपीरियंस रहेगा तो भी प्रीवियस एम्प्लॉय ने क्या किया है वो उसको देखना तो पड़ेगा। एंड बड़ा प्रोजेक्ट अगर है तो इट विल टेक लाइक एटलीस्ट 4-5 days अ वीक, और उसके बाद दैट न्यू एम्प्लॉय विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, और उसके बाद पता चला कि वो एम्प्लॉय ने भी स्विच किया। सो ये क्या हो रहा है, वी हैव अ अनस्टेबिलिटी विद एम्प्लॉयज। तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है ना, वो ह्यूमन रिसोर्स रहता है फॉर द सक्सेस ऑफ योर प्रोजेक्ट। मेंटेनेंस में भी वही लोग अगर मेंटेन करें जिन्होंने प्रोजेक्ट बनाया है, तो आपका मेंटेनेंस और बेटर हो जाएगा। अगर कोई ऐसे एम्प्लॉय मेंटेन कर रहा है, आप सोचो कि आप प्रोजेक्ट बना के जा रहे हो और मेंटेनेंस के लिए मैं आप में से कोई फ्रेंड, आपके कोई फ्रेंड को बता रहा हूँ, या आपके कोई जो जूनियर्स है उनको मैं वो सॉफ्टवेयर मेंटेन करने बोल रहा हूँ, तो वो मेंटेन कर लेंगे, लेकिन उसके पहले उनको बैठ के पूरा प्रोजेक्ट समझना पड़ेगा कि क्या चीज बना है, क्यों बना है ना। और उसके साथ में आपने अगर प्रॉपर प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट मेंटेन नहीं किया है, तो उनको पूरे प्रोजेक्ट का इन एंड आउट पता भी नहीं चलेगा। सो अगेन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में डॉक्यूमेंटेशन ऑल्सो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो यहाँ पे क्या बोला है, हर एक प्रोजेक्ट जो है वो दूसरे से अलग होता है। फिजिकल प्रोजेक्ट में तो मैं समझ सकता हूँ कि जस्ट बाय व्यूइंग एट दैट प्रोजेक्ट, अगर आप बोलोगे कि ओके हाईवे प्रोजेक्ट है जहाँ पे हम लोगों को 5 किलोमीटर हाईवे रोड बनाना है, तो वहां पे मैं वो रोड का कंस्ट्रक्शन कितना हुआ है वो चेक करके मैं बता सकता हूँ कि ओके कितना परसेंट प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है, कितना परसेंट बाकी है, एंड हाउ मच टाइम इट विल टेक। बट व्हेन वी टॉक अबाउट अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, वहां पे दैट्स एन इंटेंजिबल प्रोजेक्ट, तो वहां पे उसको देख के तो मैं बता भी नहीं सकता हूँ कि कितना कंप्लीट हुआ, कब कंप्लीट होगा, और उसका क्वालिटी लेवल क्या है। सो इफ वी परचेज एनी फिजिकल प्रोडक्ट, तो उसके ऊपर आपको कोई ना कोई एजेंसी के साइड से मार्क्स या सर्टिफिकेशन आता है, लाइक ISI मार्क। तो सेम वे व्हेन वी टॉक अबाउट अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, तो वहां पे आपको ISO सर्टिफिकेशन आता है। That basically helps us to trust on that software, that this software comes with the ISO certification, मतलब इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। Now अब क्या होगा कि कभी कभी जो बड़े सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना, यहाँ पे अगर आप देखेंगे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इज इंटेंजिबल, जिसको आप वी कैन नॉट सी अ प्रोग्रेस बाय सिंपली लुकिंग एट दैट सॉफ्टवेयर। आप कंस्ट्रक्शन रिपोर्ट मांगोगे, डॉक्यूमेंट मांगोगे, और उसमें हम लोग देखेंगे कि कितना कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, और उसी के बेस के ऊपर हम लोग को पता चलेगा कि कितना आपका प्रोजेक्ट डेवलप करना बाकी है। नाउ मेनी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट आर one of projects, matlab large software projects are usually different in some or the other way from the previous project. Even the manager who have lot of experience may find it difficult to anticipate the problem, है ना। इतने बड़े प्रोजेक्ट में कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ सकता है, कभी कभी जो सालों से वर्क करे उनके लिए भी डिफिकल्ट होता है। तो बड़े प्रोजेक्ट्स में प्रॉब्लम सॉल्व करना किसी के भी लिए सिंपल नहीं होता है। तो इसके लिए आपके पास अगर जो वो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वही एम्प्लॉयज अगर इफ दे आर स्टिक टू योर प्रोजेक्ट, देन दैट विल वेरी मच बेनिफिशियल फॉर योर प्रोजेक्ट हेल्थ इटसेल्फ। सो सॉफ्टवेयर प्रोसेस आर वेरिएबल एंड ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक रहेंगे, है ना। एंड वी स्टिल कैन नॉट reliably predict what a particular software process is likely to lead a development problem. सो फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम आएंगे हम लोग को पता नहीं है। सो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इफ सम सॉफ्टवेयर माइट टेक, लाइक इफ आई से देयर इज अ सॉफ्टवेयर एंड दैट सॉफ्टवेयर रिक्वायर्स अ 3 months टाइम, सो मैं क्या करूंगा, 3 months प्लस 20 days, दिस गोइंग टू बी अ बफर टाइम फॉर दिस सिचुएशन। ठीक है, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट कि कौन से टाइप के एरर्स आ सकते हैं। देन मैनेजमेंट एक्टिविटी, मतलब प्रोजेक्ट प्लानिंग जितना प्रॉपर रहेगा, जैसे आप सेम 5 में जो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट बनाओगे एज अ प्रैक्टिकल ऑफ दिस SPM सब्जेक्ट, अब स्टूडेंट्स को वो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट बनाना ही नहीं आता है। वाई? बिकॉज हम लोगों ने कभी सीखा ही नहीं है कि एक प्रोजेक्ट हम लोग स्टार्ट टू एंड कैसे बनाएंगे, तो उसका डॉक्यूमेंटेशन कैसे बनेगा। सो अ प्रोजेक्ट मैनेजर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग, एस्टिमेट्स एंड
प्रोवाइडिंग द शेड्यूल कि कौन से टाइम पे कौन सा काम करेंगे हम लोग। इसके लिए देखो हम लोग टीवाई में ज्ञान चार्ट बनाते हैं, है ना। एंड कौन से लोग यहाँ पे असाइन करने हैं। नाउ असाइनिंग अ पीपल, फाइंडिंग द बेस्ट पीपल फॉर द जॉब, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बेस्ट पीपल का मतलब ऐसा नहीं है कि मैं जाके टॉपर्स फाइंड करूंगा। इट मीन्स इफ समवन आर इंटरेस्टेड इन डेवलपमेंट तो उसको आप डेवलपमेंट पे डालो। इफ समवन आर इंटरेस्टेड इन टेस्टिंग, जैसे हम लोग कॉलेज में टीवाई में बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे जिनके लिए कोडिंग या डेवलपमेंट इज अ क्वाइट डिफिकल्ट और वेरी डिफिकल्ट थिंग। अब उनको अगर मैं डेवलपमेंट पे डालूंगा तो वो मुझे आउटपुट दे ही नहीं पाएंगे। So what we required, we supposed to add this people on testing only, वो टेस्टिंग पे ही अच्छा काम करेंगे। और जो डेवलपमेंट पे रहेंगे जिनको एक्चुअल में इंटरेस्ट है उनको मैं वहां पे ऐड करूंगा। देन रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग मतलब यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपोर्टिंग द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट टू अ कस्टमर, टू अ मैनेजर ऑफ द कंपनी जो सॉफ्टवेयर बना रहा है। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क दैट मे अफेक्ट द प्रोजेक्ट, मॉनिटर दिस रिस्क एंड टेक एक्शन व्हेन प्रॉब्लम अराइज। सो रिस्क में हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, वी माइट बी हैविंग अ मल्टीपल रिस्क व्हेन वी डेवलप अ प्रोजेक्ट। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कौन से टाइप के रिस्क आ सकते हैं और उसको हम लोग कैसे मिटिगेट करेंगे, रिस्क मिटिगेशन वी कैन से। देन पीपल मैनेजमेंट आएगा। पीपल मैनेजमेंट मतलब जैसे मैंने आपको बोला, चूज अ पीपल फॉर देयर टीम एंड एस्टेब्लिश अ वे ऑफ वर्किंग दैट लीड्स टू अ इफेक्टिव टीम परफॉर्मेंस। सो हर किसी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। हर एक टीम मेंबर शुड बी, we can say every team member should be getting the equal importance। हर किसी के पास डायरेक्ट कम्युनिकेशन लिंक होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर मैं मैनेजर हूँ तो मुझे मेरे तक कोई टीम मेंबर को आने के लिए पहले टीम लीडर से बात करो, फिर ऑफिशियल ईमेल लिखो, तब कहीं जाके मेरा अपॉइंटमेंट मिलेगा। नहीं, अगर इतना बड़ा अगर प्रोसेस रहेगा सो कोई एक टीम मेंबर अगर कुछ अच्छे आइडियाज अगर पिच करने का ट्राई करेगा वो कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। एंड ही इज लाइक ओके छोड़ो भाई, इतना मेहनत क्यों करना है। Then proposal writing, first stage of a software project may involve writing a proposal to win a contract। ये सबसे important है कि आपने ये सारे चीज पे वर्कआउट तो कर लिया, लेकिन आप जो प्रपोजल या टेंडर भरोगे सो वो टाइम पे वो टेंडर जो है वो ऐसा होना चाहिए, प्राइस टू विन जो हम लोग बोलते हैं। सो टेंडर शुड हैव अ प्राइस टू विन कंसेप्ट, जहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट, आपका प्रपोजल कोई डिनाई ना कर सके। बट वो इतना भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बहुत ज्यादा सस्ते में बना रहे हो और आपका प्रॉफिट ही ज्यादा नहीं हो रहा है। अब ये किसके साथ होता है पता है, ये दिस हैपेंस विद स्टार्टअप्स जिनको अपना कंपनी रन होकर दे सपोज टू कीप इट रनिंग, क्योंकि जस्ट चालू किया है कंपनी। तो वो टाइम पे वो एक प्रपोजल जो देंगे ना वो फिर बहुत बार ऐसे हो सकता है। लेकिन समटाइम्स इट वर्क्स विद एन एक्सपेरिमेंट। मैंने लास्ट टाइम किसी के साथ वर्क किया था और उन्होंने काफ़ी प्रॉपर प्रोजेक्ट मुझे बना के दिया है। मुझे उसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं फिर अभी दूसरे कोई पर्सन को यहाँ पे ढूंढूंगा नहीं। ठीक है, सो मैं क्या करूँगा डायरेक्टली, मैं आई कैन से कि आई कैन डायरेक्टली जस्ट पुट माई एफर्ट्स, और जिनको ज़्यादा एफर्ट्स डाले बिना आई कैन जस्ट डायरेक्टली कॉल दोज पीपल ओनली जो लास्ट टाइम जिनके साथ मैंने डील किया था, जिन्होंने मुझे लास्ट टाइम प्रोजेक्ट बना के दिया था। सो मार्केट इमेज जो है ना ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आपने मार्केट में अगर इमेज बनाया तो नेक्स्ट टाइम जैसे ही कोई प्रोजेक्ट रहेगा सो दे विल ऑफर यू दैट प्रोजेक्ट बिकॉज दे आर कंफर्टेबल विथ यू। Okay, now next we have is एग्जाम्पल ऑफ अ कॉमन प्रोजेक्ट। क्या आपने क्या बोला है, स्टाफ टर्नओवर कितना होना चाहिए। नाउ रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट सम एडवर्स सर्कमस्टेंसेस विल अकर, दैट इज द प्रोबेबिलिटी। सो आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट रिस्क अफेक्ट शेड्यूल और रिसोर्सेज, दैट्स फर्स्ट थिंग। प्रोडक्ट रिस्क अफेक्ट्स प्रोजेक्ट रिस्क। देखो अब प्रोजेक्ट रिस्क मतलब आपको अगर एक्चुअल में अगर प्रोजेक्ट जो है उसके ऊपर आपने कोई एक्सपीरियंस स्टाफ नहीं रखा है या स्टाफ अगर चेंज हो रहा है तो आपका जो शेड्यूल है एंड रिसोर्सेज है ये दोनों चेंज हो जाएंगे। बराबर है, मतलब आपको जो आपने सोचा था उससे ज़्यादा टाइम लग गया प्रोजेक्ट बनाने में, है ना। तो उससे क्या होगा, आपके रिसोर्सेज जो कोई दूसरे प्रोजेक्ट पे जाने थे वो अभी भी यही प्रोजेक्ट पे है, तो आपका तो प्रोजेक्ट डिले हुआ और वो रिसोर्सेज जो दूसरे प्रोजेक्ट पे हम लोगों को डिप्लॉय करने थे वहां पे भी डिले हो गया। नाउ रिसोर्सेज का मतलब
हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्स प्लस ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स मतलब डेवलपर, टेस्टर्स, डिजाइनर्स, हर कोई। तो अगर मेरा कोई एक प्रोजेक्ट डिले अगर हो रहा है तो वहाँ पे डेवलपर और टेस्टर्स तो रिक्वायर्ड होंगे, एंड समटाइम्स यू ऑल्सो रिक्वायर्ड अ डिजाइनर, क्योंकि कहीं पे कोई मिस्टेक है उसको सॉल्व करने के लिए। तो आपके कोई रिसोर्स जो अगर एक प्रोजेक्ट पे जाने थे, अब वो 1 वीक लेट हो गया, मतलब आपका एक प्रोजेक्ट जो डिले हुआ, बिकॉज ऑफ विच सम अदर प्रोजेक्ट्स ऑल्सो गॉट डिलेड। नेक्स्ट थिंग, आपके पास बैकअप में एक दो डेवलपर्स तो होने ही चाहिए, बिकॉज कोई भी एक डेवलपर कभी बीमार हो सकता है, छुट्टी पे जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट हो गया। तो आपके पास अगर कोई दूसरा फ्री डेवलपर्स ही नहीं है, दैट विल अगेन क्रिएट अ प्रॉब्लम, है ना। सो यहाँ पे एक ये हो गया। देन प्रोडक्ट रिस्क अफेक्ट्स द क्वालिटी और परफॉर्मेंस ऑफ द सॉफ्टवेयर बीइंग डेवलप्ड, दैट्स नेक्स्ट पार्ट, है ना। सो यहाँ पे क्या हो गया कि अगर प्रोडक्ट रिस्क मतलब जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो उस पर एग्जैक्टली क्या लेवल का आपको क्वालिटी या परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड है, वो आपने सोचा ही नहीं है। और ये परफॉर्मेंस या क्वालिटी कब पता चलेगा, जब हम लोग प्रैक्टिकली उसको यूज करेंगे। सो हाउ मेनी पीपल आर गोइंग टू यूज इट, फॉर व्हाट पर्पस दे आर गोइंग टू यूज इट। सो उसके हिसाब से हम लोग को प्रोडक्ट रिस्क जो है वो पता चलेगा। एंड लास्ट इज द बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क का मतलब क्या होता है कि हम लोग के पास मार्केट में कंपटीशन में और बहुत सारे ऐसे लोग हैं तो जो आपको सिमिलर वे में फंक्शंस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। या फिर आई कैन से कि बिजनेस रिस्क में आई हैव इन्वेस्टेड लाइक 5 lakhs और 10 lakhs इन योर प्रोजेक्ट। अब इतना इन्वेस्टमेंट के बाद में बिजनेस रिस्क में हम लोग देखेंगे कि मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। ओके, सो इन बिजनेस रिस्क वी टॉक अबाउट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI। अब ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सपोज 10 लाख मैंने इन्वेस्ट किया है, फर्स्ट ईयर मुझे इसमें से सिर्फ 1 लाख रिटर्न आया। सेकेंड ईयर मुझे, दिस इज फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर मुझे इसमें से सपोज 3 lakhs रिटर्न आया। थर्ड ईयर मुझे सपोज 5 लाख रिटर्न आया, ठीक है। फोर्थ ईयर मुझे सपोज 6 लाख रिटर्न आ रहा है। सो आप देखो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब जो भी मैंने अमाउंट 10 लाख इन्वेस्ट किया था, फर्स्ट ईयर मेरे 1 लाख आया, मतलब 9 lakhs आर रिमेनिंग। सेकेंड ईयर मेरे 3 आया, सो 3 + 4 कितना हुआ, 3 + 1 कितना हुआ, 4 lakhs हुआ। तो अभी कितना बचा आपका, 6 लाख बच गया रिटर्न आना। थर्ड ईयर मुझे 5 lakhs आ रहे हैं, मतलब अभी सिर्फ 1 लाख बच गया आपका रिटर्न आना। फोर्थ ईयर आपका वो 1 लाख तो कवर हो गया, मतलब एट फोर्थ ईयर वी हैव कवर्ड आवर ओरिजिनल कैपिटल दैट इज 10 लाख रुपीज प्लस 5 लाख आपका प्रॉफिट हुआ है। सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, 5 लाख, मतलब जितना इन्वेस्ट किया था उसका 50% फोर्थ ईयर में रिटर्न हुआ है। अब मैं बैंक के पास अगर जा रहा हूँ या मैं और कहीं पे अगर ये 10 lakhs अगर इन्वेस्ट करता था, तो 4 years में मेरा पैसा कितना हो रहा था, इज इट इक्वल टू द दिस अमाउंट ओनली, मतलब 4 लाख में मेरा 10 लाख जो है वो 15 लाख हो रहा है। सो अगर मैं कहीं इन्वेस्ट अगर कर रहा था तो उसमें भी यही सेम पैटर्न फॉलो हो रहा था क्या, ये हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे ये जो मैंने सॉफ्टवेयर बनाया ना, इसमें ये मेरा इन्वेस्टमेंट हुआ है, प्लस सैलरी भी मैं कैलकुलेट करूंगा जो मेरे एम्प्लॉयज इस पे काम कर रहे थे, जो मैंने टाइम इसमें इन्वेस्ट किया। तो इतना टाइम, एफर्ट, सैलरी, ये सब इन्वेस्ट करने के बाद में फोर्थ ईयर पे मेरा जो भी कैपिटल है वो कवर होके मुझे 5 लाख का प्रॉफिट हो रहा है इन्वेस्टेड अमाउंट पे। गेटिंग, सो अगर मैं बैंक में या म्यूचुअल फंड में अगर ये सेम पैसा या कोई दूसरे प्लेस पे अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा था, तो सबसे पहले तो मेरे एफर्ट्स नहीं जा रहे थे, मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा था, और उसके साथ में मेरा जो वर्क है वो कितना सिंपल हो गया इससे। अगर नहीं हुआ है सो दैट इज द रिस्क कि मैंने जो भी इन्वेस्ट किया वो लॉस में गया। सो यहाँ पे आपको वही बोला है, स्टाफ टर्नओवर, मतलब एक्सपीरियंस स्टाफ विल लीव द प्रोजेक्ट बिफोर इट फिनिश्ड, ये प्रॉब्लम हो रहा है। मैनेजमेंट ही चेंज हो गया, मतलब जो मेन मैनेजमेंट कंपनी का था वो किसी दूसरे ने कंपनी टेक ओवर कर लिया, तो अब उसके ऑर्गेनाइजेशनल प्रायोरिटीज जो है वो चेंज हो गया, उनका वे ऑफ वर्किंग चेंज हो गया अभी। देन हार्डवेयर जो आपको रिक्वायर्ड है अपने प्रोजेक्ट के लिए वो ही अवेलेबल नहीं है, रिक्वायरमेंट्स सडनली चेंज हो रहा है। तो अब देखो क्लाइंट को पता नहीं है कि अगर कहीं पे रिक्वायरमेंट चेंज हुए तो कहाँ कहाँ पे क्या इफेक्ट होगा। सो यहाँ पे क्या हो गया, देर आर लार्ज नंबर ऑफ चेंजेस टू द रिक्वायरमेंट दैट एंटिसिपेटेड। सो अगेन उसकी वजह से प्रॉब्लम हो गया, स्पेसिफिकेशन डिले हो गया, बराबर है कि एसेंशियल इंटरफेसेस कौन से रिक्वायर्ड थे वो ऑन टाइम आपको अवेलेबल नहीं हो पाए। साइज, अब देखो मैं बोल रहा हूँ कि आपको एक रिजल्ट ऑटोमेशन सिस्टम बनाना है, अब हम लोग इसको एक्चुअली इसका साइज समझ ही नहीं पाए, तो क्या हुआ
कि हम लोगों ने सिर्फ समझा कि प्रोफेसर्स मार्क्स ऐड करेंगे और आप रिजल्ट जनरेट करके दे दोगे, लेकिन एक्चुअल में प्रोसेस क्या है? HSC मार्क्स के बेस के ऊपर हम लोग F5 में एडमिशन दे रहे हैं। F5 में आपने क्या परफॉर्म किया, उसके बेस के ऊपर SY में एडमिशन दे रहे हैं। नाउ SY और F5 और SY ये दोनों में क्या किया, बेस्ड ऑन दिस वी गिव एडमिशन टू आवर स्टूडेंट्स इन TY, है ना। सो अभी ये HSC पार्ट आ गया, ये FI आया, बट नाउ द इवेल्युएशन क्राइटेरिया इज डिफरेंट फॉर BSc IT, BCom, BMM, BMS. दिस इज ऑल्सो डिफरेंट फॉर जूनियर कॉलेजेस, है ना। सो अब देखो कि वन स्टूडेंट हु क्लियर्ड HSC फ्रॉम कॉमर्स, उसको भी मैं BSc IT में एडमिशन दे रहा हूँ, एंड एक दूसरा स्टूडेंट जिसने HSC क्लियर किया है फ्रॉम साइंस, इसको भी मैं BSc में एडमिशन दे रहा हूँ, BSc IT में। सो अब आपको एडमिशन देना है, इसको भी देना है, इसको भी देना है। सो आप किसको दोगे दोनों में से? गेटिंग? सो किसका रिजल्ट आप वेरीफाई करोगे? और ये सेम रिजल्ट अगर आपके कॉलेज में आपको जनरेट करना है फ्रॉम रिजल्ट ऑटोमेशन सिस्टम, तो वो टाइम पे हाउ वी आर गोइंग टू जनरेट द रिजल्ट ऑफ दिस स्टूडेंट, बिकॉज वो अगर आपके कॉलेज में नहीं तो कोई दूसरे कॉलेज में तो डिग्री में एडमिशन लेंगे। गेटिंग? सो और यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी अगेन ये जो इवेल्युएशन पैटर्न है ये चेंज हो रहा है, मतलब आप साइज एस्टिमेट ही नहीं कर पाए। जब हम लोग डेवलप करना चालू किया तब आपको पता चला कि आपने जो साइज बताया था, यू हैव अंडर एस्टिमेटेड द प्रोजेक्ट साइज। TY में हम लोग के जो स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट डिफाइन करते हैं तो उनका भी मेन यही प्रॉब्लम होता है। सो हम लोग कुछ डेवलप करने का सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, या हम लोगों ने अप्रोच किया, लेकिन एक्चुअल हम लोग समझ ही नहीं पाए कि रियल में डेवलप करेंगे तो इसमें आपको कितना मेहनत लगेगा। देन द केस टूल्स जो आपने यहाँ पे कोई डायग्राम्स के थ्रू व्हेन यू ट्राई टू रिप्रेजेंट इट, तो वो आपने प्रॉपरली केस टूल्स प्रॉपर यूज नहीं किए। टेक्नोलॉजी चेंज हो गया। अब देखो ये बहुत ज़रूरी है। अब तक मैं मोबाइल ऐप्स की बात कर रहा था जिसके लिए मुझे एप्लीकेशन बनाना था, बट नाउ स्मार्ट टीवी गॉट मोर पॉपुलर, सो मोस्ट ऑफ पीपल आर ऑल्सो एक्सेसिंग यूट्यूब ऑन स्मार्ट टीवी, तो इट शुड वर्क देयर एज वेल। अब ये सेम जो यूट्यूब आपका वेबसाइट पे वर्क कर रहा है वही इजीली स्मार्ट टीवी पे चलेगा ऐसा नहीं है। वी सपोज टू डेवलप अ डिफरेंट एप्लीकेशन, ठीक है, एक डिफरेंट ऐप बनेगा। तो क्या हो रहा है, एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी चेंज होंगे, वैसे आप पहले जहाँ पे सिर्फ वेबसाइट बना रहे थे वहाँ पे अभी मोबाइल ऐप बना रहे हैं। जहाँ पे आप सिर्फ वेबसाइट मोबाइल ऐप बना रहे थे उसके साथ में अभी आप स्मार्ट टीवी के लिए एप्लीकेशन बना रहे हैं, स्मार्ट वॉच के लिए एप्लीकेशन बना रहे हैं, एज वेल एज आप और सर्टन जो दूसरे फीचर्स जो है वो भी यहाँ पे आप इम्प्लीमेंट करने का ट्राई कर रहे हैं। सो मल्टीपल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, और एक कोई फीचर या एप्लीकेशन या फंक्शन नया बनेगा तो वो मल्टीपल प्लेसेस पे अपडेट भी होगा, रिफ्लेक्ट होगा। प्रोडक्ट में बिजनेस कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। सो अभी मार्केट में अगर आपको सरवाइव करना है तो आपके कॉम्पिटिटर्स कुछ चीज़ें जो वे में जो रेट पे प्रोवाइड कर रहे हैं वही सेम वे में आपको भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, है ना। लाइक हम लोग के पास माइक्रोसॉफ्ट टीम एंड गूगल मीट दोनों है। अब विच वन वी आर गोइंग टू फॉलो एंड व्हाई, दैट्स द रीजन, है ना। सो कोई एक आपको क्या चीज कब प्रोवाइड करेगा, दूसरा कब प्रोवाइड करेगा, ये समझने की जरूरत है। सो रिस्क मैनेजमेंट में क्या होगा, सबसे पहले तो समझो, आइडेंटिफाई कि कहाँ पे रिस्क है, एनालाइज करो कि ये जो रिस्क है इसके कॉन्सिक्वेंसेस कितने हाई या लो हो सकते हैं। अगर इसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ ज्यादा नहीं है देन लेट इट बी, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस अगर बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, निगेटिव हो सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल अगर लॉस हो सकता है, या आपका जो क्लाइंट है उसको बहुत ज़्यादा अगर लॉस हो सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, वो रिस्क को सॉल्व करने के लिए प्लानिंग बनाएंगे, ठीक है। और वो प्लान अभी प्रॉपरली फॉलो हो रहा है कि नहीं उसको हम लोग मॉनिटर करेंगे कंटिन्यूअस। सो रिस्क आइडेंटिफाई, पोटेंशियल रिस्क कौन से वो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए, प्रायोरिटी लिस्टिंग में डाला उसको, देखो यहाँ पे एनालाइज करके प्रायोरिटी लिस्टिंग में डाला। अब जिसका हाईएस्ट प्रायोरिटी रहेगा उसको हम लोग प्लान करेंगे कि ऐसे रिस्क सबसे पहले तो आप अवॉइड करो, और अगर आ रहे तो उसको सॉल्व करेंगे, है ना। और ऐसे रिस्क सिस्टम में वापस आए नहीं उसके लिए मॉनिटरिंग प्रोसेस भी चलेगा, रिस्क असेसमेंट चलेगा कि अगर ये आ भी गए तो उसका ऑल्टरनेटिव टेम्पररी क्या हो सकता है, कि अगर
आपका सिस्टम अगर फेल हो रहा है एक साइड से, तो हम लोग दूसरे साइड कहाँ से हम लोग टेम्पररी उसको यूज कर सकते हैं, जब तक हम लोगों का ये रिस्क या ये प्रॉब्लम सॉल्व ना हो। रिमेंबर, रिस्क मतलब फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब इट माइट पॉसिबल कि ये फ्यूचर में ये रिस्क हो या ना भी हो, है ना। इट्स प्योरली डिपेंड्स ऑन द प्रोबेबिलिटी। रिस्क आइडेंटिफाई करना मतलब फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस। अब सपोज कि अगर मुझे कहीं पे अगर एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, कोई एक चीज जो मुझे चोरी से बचाना है, तो मुझे पहले पता तो होना चाहिए कि कहाँ से चोरी हो सकता है। सो चोरी हुआ नहीं है, इट माइट पॉसिबल कि चोरी हो सकता है। सो वो बेसिस पे मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, आई विल बी पुटिंग सम प्रिकॉशनरी मेजर, आई विल बी टेकिंग सम प्रिकॉशनरी मेजर। जैसे आप देखो कि इफ वी परचेज अ कार, तो वहां पे हम लोग उस पे सीट बेल्ट लगाते हैं, देन एयरबैग के साथ में परचेज कर रहे हैं। सो ऐसा नहीं है कि वो एयरबैग लिया मतलब वो यूज होना ही चाहिए, है ना। नो वन विल से कि भाई मैंने 2 लाख इन्वेस्ट किया है तो एक बार तो गाड़ी को ठोकना चाहिए। दैट्स नथिंग लाइक दैट। हाँ, हम लोगों ने उस पर इन्वेस्टमेंट करके रखा है, क्योंकि इट माइट पॉसिबल फ्यूचर में अगर कभी ऐसा कुछ हो तो हम लोग खुद को बचा सके, या कार एटलीस्ट हम लोग को बचा सके। तो इसके लिए हम लोग उसको वहाँ पे उस पे हम लोग परचेज भी करेंगे अपने कार के साथ में, और प्लस उसका मेंटेनेंस में हम लोग वापस खर्चा भी करेंगे। बिकॉज समटाइम्स इट माइट पॉसिबल, आपको इंडिकेशन आ रहा है कि आपका जो एयरबैग जो कार का है इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली। सो आपने 2-3 लाख जो इन्वेस्ट किए थे ऑन दैट एयरबैग, और एक्चुअल में जब एक्सीडेंट हुआ तो वो एयरबैग खुला ही नहीं। सो क्या हो गया कि एक्चुअल जो आपने जो पर्पस के लिए वो प्रोडक्ट ऐड किया था अपने फाइनल प्रोजेक्ट में, वो आपने मेंटेन नहीं किया। तो जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी वो टाइम पे वो वर्क ही नहीं हुआ। सो इसके लिए मेंटेनेंस प्लेज द वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, सबसे पहले वी हैव रिस्क आइडेंटिफिकेशन। सो टेक्नोलॉजी रिस्क हो सकते हैं, पीपल रिस्क, ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क, रिक्वायरमेंट एंड एस्टिमेशन रिस्क हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी रिस्क बहुत सिंपल है, टेक्नोलॉजी जो आप यूज कर रहे हो वो चेंज हो गया, या फिर उस वो टेक्नोलॉजी जो है उससे आप जब वर्कआउट कर रहे हो, तो फॉर एग्जाम्पल आप देखो कि आज के टाइम पे हम लोग जो एक कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना, तो उसमें मल्टीपल टेक्नोलॉजीज यूज होते हैं। मल्टीपल टेक्नोलॉजीज का मतलब है कि जैसे मैंने आपको जोमेटो बताया, तो उन्होंने वेबसाइट के लिए एक टेक्नोलॉजी, एक लैंग्वेज यूज किया, मोबाइल ऐप के लिए दूसरा एक यूज किया, प्लस सेम चीज पे फिर वापस उन्होंने गूगल मैप एपीआई ऐड किया, पेमेंट के लिए पेमेंट गेटवे के एपीआईज ऐड किए। सो इसका मतलब क्या है कि आपके जो सॉफ्टवेयर जो है उसके ऊपर मल्टीपल चीजें आ रहे हैं, वो सिर्फ एक टेक्नोलॉजी से नहीं बन रहा है ना। मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल टेक्नोलॉजी, मल्टीपल लैंग्वेजेस एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो वो टाइम पे आपको यहाँ पे देखना है कि अलग अलग जो एप्लीकेशंस के एपीआईज हम लोगों ने लिंक किए, वो आपस में अगर कम्युनिकेट नहीं कर पाए तो वो रिस्क हो सकता है। या फिर आपने जो स्टाफ रिक्रूट किया है उनके पास जो रिक्वायर्ड स्किल्स चाहिए, लाइक मोबाइल ऐप बनाना है तो आपके पास एंड्रॉयड डेवलपर्स रिक्वायर्ड होंगे, वो नहीं है आपके पास। या जो आपके स्किल डेवलपर्स थे वो बीमार हो गया, एक्सीडेंट हो गया उनका, कोरोना में उनको भी कोरोना हो गया सपोज, तो अब वो अवेलेबल नहीं है। तो वो टाइम पे आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव है क्या? और फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ हो, तो अभी आपने एक बार एक्सपीरियंस किया कि हम लोग के ये डेवलपर्स अगर बीमार हो गए तो वी डोंट हैव एनी अदर ऑल्टरनेटिव। फ्यूचर में इट माइट पॉसिबल ना कि वो भी आपका कंपनी अगर या आपका जॉब छोड़ के अगर सर्च करते हैं, तो वो टाइम पे आपके पास दूसरे कोई स्टाफ तो होने चाहिए, तो उनको हम लोग क्या करेंगे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, सो दैट इन सच सर्कमस्टेंसेस दे कैन ऑल्सो हेल्प अस। ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट मैनेजमेंट्स अगर चेंज हो रहे हैं, बोर्ड मेंबर्स चेंज हो रहे हैं, तो उनके हिसाब से कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो उन्होंने कोई एक प्रोजेक्ट का बजट कम कर दिया, एंड जैसे ही बजट कम किया, आपका प्रोजेक्ट पे जो नेसेसरी चीजें को इम्प्लीमेंट करने थे, टेस्ट करने थे, है ना, या जो स्टाफ रिक्वायर्ड था उसको डेवलप करने के लिए, अब वो स्टाफ स्विच हो गए, तो अगेन क्या हो गया, प्रोजेक्ट पे रिस्क आ गया। या फिर जो टूल्स, कोड जनरेशन के लिए हम लोग कोई अगर टूल यूज कर रहे थे, सॉफ्टवेयर टूल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट सॉफ्टवेयर्स, अब वो आपको अवेलेबल नहीं है क्योंकि उसका सब्सक्रिप्शन हम लोगों ने लिया नहीं है, उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं किया है।
या फिर रिक्वायरमेंट चेंज हो गया। अब देखो रिक्वायरमेंट जब चेंज होते हैं तो क्लाइंट को पता नहीं चल रहा है कि अगर मैं 10 फंक्शन अगर चेंज करूंगा तो उसके बेस के ऊपर डिजाइन चेंज होगा, डिजाइन के बेस के ऊपर वापस रिक्वायरमेंट कोडिंग में चेंजेस आएगा, उसको पता नहीं है ये चीज। तो आपको क्या करना है, ऐसी रिक्वायरमेंट लेना है जो आप ऑनगोइंग प्रोजेक्ट पे साथ में ऐड कर सके। एंड अगर कस्टमर आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स दे रहा है तो आप सबसे पहले वो रिक्वायरमेंट्स को फिल्टर आउट करो, स्टैंडर्ड वे में वो रिक्वायरमेंट ऐड करो, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग वाला पार्ट याद करो, वही सेम पॉइंट्स है। एंड उसके बेस के ऊपर आपको सॉफ्टवेयर को के एस्टिमेट्स निकालना है, सॉफ्टवेयर का साइज कितना होगा, एग्जैक्ट डेवलपमेंट टाइम कितना लग सकता है, कोई डिफेक्ट्स आए तो उसको रिपेयर करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग बफर टाइम कितना रखेंगे, है ना। एंड उसके बेस के ऊपर आपका एक्चुअल सॉफ्टवेयर का साइज कितना होगा, ये सारे पॉइंट्स पे हम लोग फोकस करते हैं। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज रिस्क एनालिसिस। अब रिस्क एनालिसिस में आपको क्या बोला है, एनालाइज द रिस्क। आपने ऊपर रिस्क आइडेंटिफाई किया, अब आपको पता चला कि जो भी रिस्क है उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, वेरी लो, लो, मॉडरेट, हाई और वेरी हाई, है ना। तो हम लोग ने जो भी रिस्क आइडेंटिफाई किया उसको हम लोगों ने ये वे में कैटेगराइज किया। तो रिस्क टाइप एंड एग्जाम्पल, जैसे आपको क्या बोला है, ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ सकता है, प्रोबेबिलिटी क्या है, लो है, लेकिन अगर हुआ ऐसा तो उसके इफेक्ट्स कैटास्ट्रॉफिक हो सकता है। इम्पॉसिबल टू रिक्रूट स्टाफ विद द स्किल रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, हाई है ना। और अगर ऐसा कुछ हुआ न्यू रिक्रूटमेंट तो प्रोजेक्ट पे उसका इम्पैक्ट क्या होगा। देन की स्टाफ जो है वो बीमार पड़ गया तो उसका प्रोबेबिलिटी मॉडरेट है, आज के टाइम पे तो हाई है, और बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स या इम्प्लीकेशंस होंगे उसके प्रोजेक्ट के ऊपर। एज यू कैन सी फॉल्स इन रीयूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, मतलब आपने डेवलप नहीं किया है, कोई प्रीवियस प्रोजेक्ट में से आपने उसका रेडी उठा के वापस अपने प्रोजेक्ट में डाला, है ना। तो फॉल्स इन रीयूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट हैव टू बी रिपेयर्ड बिफोर दिस कंपोनेंट्स आर रीयूज, तो उसके चांसेस मॉडरेट है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस सीरियस है। चेंजेस टू द रिक्वायरमेंट दैट रिक्वायर्ड, अब देखो ये सेम आपको यहाँ पे पॉइंट्स दिए कि सॉफ्टवेयर टूल्स अगर नहीं हुआ तो उसका प्रोबेबिलिटी और टॉलरेबल है, सीरियस है, बहुत ज़्यादा इनसिग्निफिकेंट लॉस हो सकता है ना, ये सब हम लोग को यहाँ पे दिया है। सो ये बेसिक है, कोई स्टाफ है, ट्रेनिंग दिया, देन वो चले गए तो इसके चांसेस क्या है, आप के एम्प्लॉयज स्विच कर रहे हैं बॉन्ड खत्म होने पे तो उसके चांसेस क्या है, और वो जो अगर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वही अगर छोड़ के गए तो आपके प्रोजेक्ट के ऊपर कितना निगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है, ये सब पॉइंट्स रहेंगे। नेक्स्ट वी हैव एज रिस्क प्लानिंग। सो ये आपको यहाँ पे क्या बोला है, कंसिडर ईच रिस्क एंड डेवलप अ स्ट्रेटेजी टू मैनेज दैट रिस्क। अवॉइडेंस स्ट्रेटेजी में क्या होगा, प्रोबेबिलिटी दैट द रिस्क विल अराइज इज रिड्यूस्ड, है ना। रिस्क प्लानिंग में हम लोग देखेंगे क्योंकि हम लोगों ने ये कोई प्रिकॉशनरी मेजर ले ली है तो अभी ऐसा कुछ रिस्क आएगा उसके चांसेस कम हो गए। देन मिनिमाइजेशन स्ट्रेटेजीज, क्या बोला है, द इम्पैक्ट ऑफ द रिस्क ऑन द प्रोजेक्ट और अ प्रोडक्ट विल रिड्यूस, है ना। तो ये जो पैटर्न हम लोग फॉलो करेंगे वो रिस्क कम करने के लिए उसको हम लोग बोलते हैं मिनिमाइजेशन स्ट्रेटेजीज। देन कंटिजेंसी प्लान में क्या बोला है, इफ रिस्क अराइज कंटिजेंसी प्लान आर प्लान टू आइडेंटिफाई विद दैट रिस्क। स्ट्रेटेजीज टू हेल्प मैनेज रिस्क, ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर हुआ तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, थोड़ा रिजर्व बना के रखो। रिक्रूटमेंट प्रॉब्लम, अलर्ट कस्टमर टू पोटेंशियल डिफिकल्टीज एंड पॉसिबिलिटीज ऑफ द डिले, पहले से बता दो। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं आपके जो रिक्रूटमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है या आपके पास पोटेंशियल डेवलपर्स नहीं आ रहा है तो तब तक आप टेम्पररी उनको रख सकते हो या फिर आप खुद से वर्क कर सकते हो, जो भी आपके पास ऑप्शन है। स्टाफ इलनेस हो सकता है, यस, सो टाइम पे आपको क्या करना है, उनके जगह पे नए स्टाफ को रखना है या बैकअप स्टाफ को रखना है। डिफेक्टिव कंपोनेंट मतलब आपने जो चीज़ें डेवलप की है उसके अंदर बिल्ट इन कहीं ना कहीं क्या है, फेल एरर्स है ना, रिक्वायरमेंट चेंज हो गए। सो अगेन क्या हो गया, मिनिमम इंफॉर्मेशन आपके पास है, मैक्सिमम चीज़ें हाइड किए हुए। सो रिक्वायरमेंट चेंजेस अगर हो रहे हैं तो आप एग्जैक्टली कहाँ पे क्या चेंज करोगे वो फिर भी आपको नहीं पता चल सकता है, या फिर कितना बड़ा उसका इम्पैक्ट होगा प्रोजेक्ट पे वो हम लोग को पता नहीं है। देन ऑर्गेनाइजेशन में रिस्ट्रक्चर हो गया, एमडी, सीईओ, मैनेजर्स चेंज हो गए तो अगेन दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। डेटाबेस परफॉर्मेंस, अब देखो कि मैं जहाँ से डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ वो सपोज MS SQL सर्वर में और जो मेन सर्वर पे भेज रहा हूँ मैं वो ओरेकल में, तो अगर मैं पूरा सर्वर अगर चेंज करने की ट्राई करूंगा तो दैट विल कॉस्ट मी मोर। सो इंस्टेड हम लोग क्या करेंगे, MS SQL सर्वर में से आया हुआ डेटा को हम लोग इंपोर्ट करेंगे इन दिस वन ओरेकल।
Then investigate buy-in component, investigate use of the program generator, वही same points है. Next we have is a risk monitoring. So risk monitoring, as name suggests, risk monitoring का मतलब क्या होगा? Monitor the risk. Which type of risk are available there? Technology risk, people risk, organization के अंदर कहीं ना कहीं अगर पॉलिटिक्स चल रहा है या पुराने छोड़ के जा रहे हैं, सो वो रिस्क हो सकता है. Then we might be using some tools for the developing a case diagrams, for testing, for other types of designing. तो और ये जो tools है वो हम लोग करेक्टली यूज नहीं कर पाए या उसमें कोई बग था. नेक्स्ट वी हैव इज रिक्वायरमेंट्स. मैंने रिक्वायरमेंट चेंज रिक्वेस्ट कस्टमर कंप्लेंट्स जो है वो, तो यहाँ पे क्या बोला है कि कस्टमर के साइड से कंप्लेन आएंगे, उसके हिसाब से आपके रिक्वायरमेंट में चेंजेस हो सकते हैं. नाउ एस्टिमेशन, अगर यहाँ पे रिक्वायरमेंट में अगर बहुत ज्यादा अगर चेंजेस रहेंगे ना, तो जो अग्रीड आपने शेड्यूल बोला है वो टाइम पे चीजें खत्म करना पॉसिबल नहीं रहेगा. फेलियर्स टू क्लियर रिपोर्टेड डिफेक्ट्स, अगेन ये भी प्रॉब्लम है क्योंकि आपने डिफेक्ट जो आइडेंटिफाई किया उसमें से सर्टेन फिर आप क्या करेंगे? छोड़ देंगे. That's it. So these are our key points for this topic. Next we have is managing people. That is our next topic. So अब ये जो टॉपिक है इसके अंदर आपको सिंपली क्या बोला हुआ है? मैनेजिंग पीपल का मतलब क्या हो गया कि ये सबसे इंपॉर्टेंट असेट्स होते हैं आपके. आप कोई लोगों को जब ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है, सो आपने किसी को ट्रेन किया, देन आपने उसके साथ में ही आपने वो जो लोग हैं उनको आपने अलग से कोई दूसरे टास्क दिए हुए है ना. द टास्क ऑफ अ मैनेजर आर एसेंशियल पीपल ओरिएंटेड, तो आप उनको संभाल नहीं पाए प्रॉपरली, सो दैट विल ऑल्सो क्रिएट अ प्रॉब्लम. पुअर पीपल मैनेजमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर टू प्रोजेक्ट फेलियर. तो आपको अपने लोगों को संभालना है, उनको इंसेंटिव देने हैं टाइम टू टाइम. सो अगर आप कहीं पे अगर अनसक्सेसफुल, आपका प्रोजेक्ट अगर अनसक्सेसफुल हो रहा है, तो उसमें मेन रीजन को क्या रहेंगे? आप अपने लोगों को संभाल नहीं पाए, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दे पाए, या आप उनको ये वे में संभाल रहे हो कि वो अपने जो जॉब है उसको पर्सनली नहीं ले रहे, दे आर टेकिंग इट प्योर प्रोफेशनल वे. तो अगर सक्सेस होता है तो भी कंपनी का बेनिफिट है, नहीं भी हुआ तो कंपनी का बेनिफिट है, वी डोंट केयर अबाउट इट. सो यहाँ पे क्या बोला है? पीपल मैनेजमेंट फैक्टर में कंसिस्टेंसी. टीम मेंबर्स शुड ऑल बी ट्रीटेड इन अ कंपेरेबल वे विदाउट अ फेवरेट्स और डिस्क्रिमिनेशन. एवरीवन इज इक्वल. सो अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, किसी से अगर अच्छा काम नहीं हो रहा है, तो आप उनको हेल्प करो ना, ट्रेन करो. देन रिस्पेक्ट एवरीवन, हर एक डिफरेंट टीम मेंबर को रिस्पेक्ट करो. वो अगर कोई आइडियाज लेके आ रहा है, इट्स फाइन इफ दोज आइडियाज आर नॉट दैट यूजफुल, but at least listen to their ideas respectfully. Just say them ki okay, we can accept this idea in future scope. Then inclusion, involve all team members and make sure that people's reviews or views are considered. Honesty, अगर मैंने कोई एफर्ट्स डाले हैं, मेरे वजह से अगर प्रोजेक्ट में अगर कहीं पे कोई पॉइंट्स पे बेटरमेंट हुआ है, तो वो आपको यहाँ पे ऑनेस्टी जो है वो बताना पड़ेगा. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैनेजर या टीम लीडर जो है वो सब अपने नाम पे ले रहा है और हम लोगों का मेहनत है. देन नेक्स्ट इज मोटिवेटिंग पीपल. नाउ रिमेंबर, बेसिक नीड्स जो है आपके वो फूड एंड स्लीप है. पर्सनल नीड्स आपके सेल्फ रिस्पेक्ट एंड एस्टीम है. एंड सोशल नीड्स आपके कि आप जो भी काम कर रहे हो ना, वो सोसाइटी में कहीं ना कहीं उसका रेपुटेशन हो. जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर मुझे कोई एक लेवल पे कंपनी पे काम करना है, तो अब वो जॉब अच्छा है या बुरा है ये किसने बताया? सोसाइटी ने बताया. जैसे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कोई ये कर रहा है, वो कर रहा है, आईटी प्रोफेशनल बनना है या आईटी इंजीनियर बनना है, तो ये किसी ने तो आपको बताया ना कि हाँ इंजीनियर है इसका वैल्यू ज्यादा है, ये प्यून है तो इसका वैल्यू थोड़ा कम है, सोसाइटी पर्सपेक्टिव. लेकिन कोई भी अगर रहेगा, सबसे ऊपर जो होता है ना वो सेल्फ रियलाइजेशन होता है, उसके बाद में आपका सेल्फ एस्टीम होता है, उसके बाद में सोशल नीड्स आता है, उसके बाद सेफ्टी नीड्स आता है. सो आप अगर किसी को अगर प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं करते ना, तो आज नहीं तो कल वो छोड़ के जाना ही है. तो सबसे टॉप प्रायोरिटी जो होता है ना, आप देखो कि अगर कोई अगर आपको कितना भी अच्छा जॉब हो, बार बार अगर रोज उठ के अगर वो आपको इंसल्ट करेगा, तो वन आफ्टर वन पॉइंट ऑफ टाइम यू डोंट केयर अबाउट मनी, व्हाट यू केयर अबाउट इज योर सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट. ठीक है, सो दैट इज मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर.
So everyone needs a satisfaction with their job. अगर सेटिस्फेक्शन अगर नहीं मिल रहा है तो कभी ना कभी जॉब छोड़ के जाएगा. सो इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ग्रुप बेसिक साइकोलॉजी एंड सेफ्टी needs are not an issue but a social, providing a communal facility, allow informal communication via social networking or somewhere. Esteem, recognize each and everyone's achievements. उनको अप्रिशिएट करो, उनको कोई ना कोई रिवॉर्ड्स दो, प्रमोशन दो, है ना. सेल्फ रियलाइजेशन मतलब प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द पीपल. उनको बताओ कि हाँ यू कैन वर्क विद दिस, यू कैन वर्क वेरी वेल विद दिस. रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करो हर किसी पे कि आप ये प्रोजेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, नॉट इन अ नेगेटिव वे. लेकिन अगर वो प्रोजेक्ट सक्सेस हो रहा है देन ऑन सक्सेस, याद रखो ऑन सक्सेस टीम लीडर शुड बी देयर जो अपने टीम मेंबर्स को आगे करेगा कि हाँ ये आइडिया इसने दिया था, ये कुछ हम लोगों ने किया. तो अगर सक्सेस अगर हो रहा है द होल टीम इज रिस्पॉन्सिबल. और किसी के अगर कोई स्पेशल एफर्ट्स है highlighted, motivated. So individual motivations are very much required. अगर वो नहीं होगा ना तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे people will not accept it. So Alice is a software project manager working in a company that develops an alarm system. That company wishes to enter a growing market. बराबर है. Help elderly, disabled people different way. Alice has been asked to lead a team of 6 developers that can develop a new product based on around the company's alarm technology. Now, Alice assistant technology project starts where good working relation develop within the team and creative new ideas are developed. Team decided to develop a peer-to-peer messaging system using a digital television linked to the alarm network for a communication. However, some months into a project, Alice noticed that there are few developers or few people, है ना. सो हार्डवेयर डिजाइन एक्सपर्ट स्टार्ट्स कमिंग इनटू वर्क लेट. बराबर है, मतलब ये कुछ बोल नहीं रही तो वो टाइम पे सीरियसली नहीं ले रहे. क्वालिटी ऑफ her work deteriorates and increasingly that she does not appear to communicating with other members of the team. मतलब टीम में कभी कभी हम लोग साथ में वर्क कर रहे हैं तो क्या हो रहा है एक दूसरे के बीच में डिफरेंसेस आ रहे हैं. नाउ पर्सनल डिफरेंस शुड नॉट गो ऑन अ प्रोफेशनल लेवल, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है. सो अलाइस टॉक्स अबाउट द प्रॉब्लम इनफॉर्मली विद अदर टीम मेंबर्स टू ट्राई टू फाइंड आउट इफ डॉर्थीज पर्सनल सर्कमस्टेंसेस हैव चेंज्ड and if this might be affecting her work. They do not know of anything, so Alice decided to talk with Dorothy to try to understand the problem. So ये वे में आपको डायरेक्टली सबसे पहले वो टीम मेंबर से उसको सबके बीच में इंसल्ट नहीं करना है. So after some initial denial, there is a problem. Dorothy admits that she has lost interest in the job. अब उसको वो जॉब में इंटरेस्ट नहीं है. So हम लोग को क्या करना है, जो इंटरेस्टेड रहेंगे उनको ही वहां पे रखो so that आपका क्वालिटी ऑफ वर्क रिमेन्स देयर. ठीक है. सो ये यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं. देन पर्सनालिटी टाइप्स, दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट. अब ये जो टॉपिक है ना यहाँ से हम लोग नेक्स्ट टाइम कर रहे हैं, आज नहीं करा रहा हूँ मैं. ठीक है, विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर नेक्स्ट टाइम. दिस पॉइंट पर्सनालिटी टाइप से नेक्स्ट टाइम करते हैं हम लोग. ओके, या लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स. एनीवन, एनी डाउट्स? No, sir. No, sir. Okay. So in some time I'll just end this lecture now.